अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अब तक आप लोगों ने आई होप डेटा कलेक्ट कर लिया होगा बिकॉज़ अब आपके पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया। आपकी असाइनमेंट 1 ओपन हो गई थी। सो अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो यू वर सपोज्ड टू कलेक्ट योर डेटा एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। उम्मीद है आप सबका डेटा कलेक्ट हो चुका होगा। सो अब आप लोगों को मैं ओरिएंटेशन दे देती हूँ कि वन्स यू विल कलेक्ट योर डेटा तो आप उसको कैसे यूज़ में लेकर आएँगे, उस पर एनालिसिस कैसे रन करेंगे। सो लेट्स सपोज़ आई होप आप सबने गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा कलेक्ट किया था, 1 या 2 स्टूडेंट्स ने इन पर्सन कलेक्ट किया था। सो नाउ हम अज़्यूम कर रहे हैं कि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया हुआ है, तो उसके बाद अब आपने क्या करना है? ठीक है जी, जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने डेफ़िनेटली अपने किसी न किसी ईमेल को लिंक किया था और आपने अपना गूगल फॉर्म जनरेट किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जब गूगल फॉर्म हमने जनरेट कर लिया है, तो अब कैसे करेंगे। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोग को विज़िबल हो रही होगी। सो टू स्टार्ट लेट्स सपोज़ आप लोग अपनी ईमेल में लॉगिन करेंगे, जो भी ऑफ़िशियल ईमेल आप लोगों ने यूज़ किया। क्लिक ऑन दिस गूगल ऐप्स और यहाँ पर आप अगर इसको ड्रॉप डाउन करें, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है फॉर्म्स, पर्पल कलर की ये जो ऑप्शन है फॉर्म्स की, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास फॉर्म्स ओपन होंगे जो आप लोगों ने यूज़ किए थे डेटा कलेक्शन के लिए। लेट्स सपोज़ मैंने ये फॉर्म यूज़ किया फॉर द डेटा कलेक्शन। मैं अज़्यूम कर रही हूँ कि मेरा डेटा कंप्लीट हो चुका हुआ है, जैसे कि आप लोग भी डेटा कंप्लीट करने के बाद ही डेफ़िनेटली एनालिसिस रन करेंगे। यू कैन सी आपको फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस में आपका गूगल फॉर्म शो हो रहा होगा, जो आपने क्वेश्चनेयर डिज़ाइन किया था। बट सेकंड ऑप्शन में आपके पास आ रहा है रिस्पॉन्सेज़। रिस्पॉन्सेज़ यानी कितना डेटा आपके पास कलेक्ट हो गया है। यू कैन सी मुझे वो शो कर रहा है कि यू हैव कलेक्टेड 238 रिस्पॉन्सेज़। अब आपने करना क्या है कि आप इस टैब पर क्लिक करेंगे जो प्लस का है साइन, तो आपकी एक्सेल शीट खुल जाएगी, यानी जो डेटा आपने कलेक्ट किया था वो आपके पास आ जाएगा। वंस यू ओपन योर एक्सेल शीट, अब आपने इसको डाउनलोड कर लेना है क्योंकि हमारे पास डेटा कंप्लीट आ चुका हुआ है। व्हाट वी गोना डू इज कि हम डाउनलोड में जाएंगे, फाइल्स डाउनलोड एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हमने क्लिक किया, तो वो हमें हमारी एक्सेल फाइल, या आप नीचे देख सकते हैं कि उसने एक्सेल फाइल डाउनलोड कर दी है। तो अगर आप इसको ओपन भी करते हैं, तो उसने एक्सेल में मुझे बता दिया कि मेरे पास ये डेटा था और इस फॉर्मेट में मेरे पास डेटा आया था। अब क्योंकि हम डेटा कलेक्ट कर चुके हैं, हमारे पास एक्सेल फाइल आ चुकी हुई है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने इस एक्सेल फाइल को एसपीएसएस पे कैसे इंपोर्ट करना है। मैं आपको मैनुअल डेटा एंट्री भी बताऊंगी, क्योंकि डेफिनेटली आप जब एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो आपको चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसके साथ-साथ ही मैं आपको एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है वो भी बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे कि हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे एसपीएसएस का। आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा सो फार। मेरे पास भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, अवेलेबल है। थोड़ा-सा ओपन होने में टाइम लेता है एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर, सो वो उसमें आपने परेशान नहीं होना क्योंकि सम टाइम वो हेवी सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, आपका वर्ज़न डिफरेंट हो सकता है, जो भी आपको अवेलेबल हुआ होगा। आपने ये जो टैब है इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी ये हमारे पास ब्लैंक शीट है, हमारे पास यहाँ पर डेटा नहीं है। इस पर मैनुअल डेटा एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आपने अपनी एक्सेल शीट इस पर कैसे इंपोर्ट करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। आप जाएँगे फाइल्स में, ओपन, और यहाँ पर आप डेटा पर क्लिक करेंगे।
सो आपने डेटा पर क्लिक किया, आपने सोर्स फ़ाइल जहाँ पर अपनी डाउनलोड की हुई है, लाइक अगर डाउनलोड सेक्शन में है, तो आप वहाँ से अब देखिए यहाँ पर मुझे वो मेरी एक्सेल फ़ाइल शो नहीं कर रहा। व्हाट्स द रीज़न? उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास वो एक्सेल फ़ाइल इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि अ, मेरे पास यहाँ पर फ़ाइल टाइप में एसपीएसएस आ रहा है। तो आपने अपनी यहाँ पर फ़ाइल टाइप चेंज कर देनी है, आप इसको एक्सेल चेंज कर दें। अगर आपके पास यहाँ एक्सेल की ऑप्शन नहीं आती है, तो लास्ट पर आप देखेंगे कि ऑल फाइल्स की ऑप्शन आ रही होती है। सो आप ऑल फाइल्स की ऑप्शन को सेलेक्ट करके भी अपनी फ़ाइल लोकेट कर सकते हैं। सो मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया, तो उसने मुझे एक्सेल की जितनी अब शीट्स थी, वो मेरे पास शो कर दी। सो मैंने ये वाली जो शीट थी, इसमें डेटा कलेक्ट किया था और मैंने इसको ओपन करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये कुछ एरर दे रहा है लेकिन मैं आपको ये बिकॉज़ वो मेरी फ़ाइल 2 जगहों पर है, इसलिए वो उसको सेलेक्ट नहीं कर ओके जी, अब मैं आई होप कि ये ओपन हो जाए सक्सेसफुली। जी, एक्सेल फ़ाइल अब ओपन होने लगी है हमारे पास, तो जब भी आप एक्सेल फ़ाइल को ओपन करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए एसपीएसएस में आपके पास एक बार ओपन होगी जिसमें वो कहेगा कि ओपनिंग एक्सेल डेटा सोर्स। तो ये ऑप्शन टिक है, ठीक है। यहाँ पर वर्कशीट में पूछ रहा है कौन-सी शीट क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी एक्सेल फ़ाइल के अंदर मल्टीपल फाइल्स भी होती हैं, तो इसलिए वो हमसे पूछ लेता है कि आपने कौन-सी वाली वर्कशीट ओपन करनी है। सो हमें यहाँ पर कोई भी वर्कशीट ओपन नहीं करनी, हमारे पास एक ही वर्कशीट है, ओके कर देंगे आप और आपकी फ़ाइल इम्पोर्ट हो जाएगी। आउटपुट शीट है, आउटपुट शीट आप चाहें तो सेव कर लें, ना ना भी सेव करें तो इट्स ओके। सो क्योंकि ये नीचे लिखा आ रहा है रनिंग गेट डेटा तो एक्सेल फ़ाइल क्योंकि जब हम मेरी फ़ाइल बहुत ज़्यादा हेवी थी, तो उसने थोड़ा-सा टाइम लगाया। आपकी फ़ाइल कंपैरेटिवली कम हेवी होगी, इसमें वेरिएबल्स और उसमें रिस्पॉन्सेज़ कम होंगे। सो इसमें 238 प्लस रिस्पॉन्सेज़ थे, इसलिए उसने टाइम लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब वो जिस फ़ॉर्मेट में मेरे पास खुली है क्योंकि मैंने अपने वेरिएबल्स बड़े अच्छे से डिफ़ाइन किए हुए थे और अपनी उस शीट में जो गूगल फ़ॉर्म था, इसलिए मुझे कम एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी। अभी वो मुझे दे रहा है कि ऐज, ईयर ऑफ़ बर्थ, जेंडर जो भी मैंने पहले डेमोग्राफ़िक वेरिएबल्स पूछे थे, उसने मुझे उनकी डिटेल्स दी। देन आप देखेंगे कि आपके पास यूँ आ रही होती हैं, जो भी आपके रिस्पॉन्सेज़ हैं। आइटम्स होंगी हर क्वेश्चनेयर की, सो वो हर क्वेश्चनेयर की आइटम देगा। आपने मेक श्योर कर लेना है कि कोई भी आइटम जो है वो अ, अनआंसर्ड ना हो क्योंकि वो आपके लिए इश्यू करेगी एनालिसिस में। सो मेरे पास यहाँ पर कुछ अनआंसर्ड होंगे, हम उसको डिस्कार्ड कर दिया था डेटा लेटर ऑन, लेकिन ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अब जब आपके पास फाइल आ चुकी हुई है, अब आपने इसको वर्केबल बनाना है। कैसे बनाना है? हम सबसे पहले यहाँ पर अब इसके डिफरेंट उसने अपनी मर्ज़ी से 2 व्यूज़ होते हैं हमारे पास, डेटा व्यू जिसमें हमारा डेटा शो होता है और वेरिएबल व्यू वो होता है, जिसमें हम अपने वेरिएबल्स को एंटर कर रहे होते हैं। सो अब हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने क्या किया है कि ऑटोमैटिकली हमारे पास यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हमें शो कर दिए हैं। ठीक है? अब आपने इसमें चेंजेस क्या करनी है कि क्योंकि सबसे पहले हम जब हमारे पास ऑल्दो हमें यहाँ पर एसपीएसएस नंबर दे रहा होता है, लेकिन स्टिल हम एक आईडी का कॉलम बनाते हैं और हम खुद से नंबर डिसाइड करते हैं ताकि हमारा जितना भी डेटा है वो रीडेबल हो सके और एसपीएसएस को कर ले। अब जब आपने नया वेरिएबल यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, आप इस पर क्लिक करें एंड इंसर्ट वेरिएबल करें। ठीक है? उसने आपको यहाँ पर नया वेरिएबल बना दिया, आप इसको आईडी का नाम दे दें। सो आप देखेंगे कि जो आईडी का वेरिएबल मैंने एंटर किया वेरिएबल व्यू में, अब वो डेटा व्यू में इस तरह आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि पार्टिसिपेंट्स के नंबर बता दूँगी 1, 2, 3 यानी टोटल जितना डेटा मैंने कलेक्ट किया 5 और सो ऑन 100 तक जितना भी डेटा है। आपने करना क्या है कि कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ जो आप सब लोग करेंगे। आपने डेसिमल ज़ीरो कर देने, सबके ही जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उन सब के आप डेसिमल ज़ीरो कर दें, तो उससे क्या होता है कि आपका डेटा एक ज़रा खूबसूरत लुक आ रही होती है, अदरवाइज़ वो 0.00 जितने भी डेसिमल्स होंगे वो शो कर रहा होता है। तो आप डेसिमल्स को 0 कर दें, न्यूमेरिक्स में
आपको टाइप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, टाइप हमारी न्यूमेरिक ही होगी। ठीक है, मेरे डेटा में आपको एक स्ट्रिंग टाइप ही नज़र आ रही होगी। स्ट्रिंग बेसिकली होता है कि जब हमें न्यूमेरिक डेटा नहीं हमारे पास होता, जैसे मैंने कॉलेज का नाम पूछ लिया है, सिटी का नाम पूछ लिया है और मैंने उनको कोई कोडिंग नहीं की, उनको कोई न्यूमेरिक नहीं दिया, तो फिर वहाँ से मैं टाइप को चेंज करती हूँ, स्ट्रिंग कर लेती हूँ। लेकिन प्रोबेबली आपके डेटा में ऐसा नहीं है। अनलेस किसी ने कंट्री का नाम नहीं पूछा, तो वो भी आप देख लेते हैं कि बाद में हमने इसमें चेंजेस कर ली थी। जो ज़्यादा लाइक अगर लाहौर का सारा डेटा है, तो हमने लाहौर को एक कैटेगरी बना दिया। इसी तरह किसी और सिटी का है तो हमने उसको नंबर 2 कर दिया और फिर हमें लेटर ऑन स्ट्रिंग को चेंज कर दिया। सो नेम आपने आपके वेरिएबल्स के डिफाइन होने चाहिए, वो आप देख लें, एज, ईयर ऑफ बर्थ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको हाइलाइट करती जाऊँ, पॉइंट आउट करती जाऊँ कि जब भी आप यहाँ पर नेम मैनुअली भी एंटर करेंगे या एडिट करेंगे, तो इसमें आपने स्पेस नहीं देनी है। क्योंकि जब आप स्पेस देंगे, वो स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर स्पेस देती हूँ, तो आप देखेंगे कि वो इनवैलिड उसको कह देगा। सो आप ये देखें, वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इल्लीगल कैरेक्टर, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर नेम हम जब देते हैं वो उसमें स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता। आपने नेम करेक्ट कर लेने। अगर आपकी एक्सेल शीट के अंदर कोई इश्यू था, गूगल फॉर्म के अंदर कोई मसला था, तो आप यहाँ पर नेम सही कर लें। मैंने पहला कॉलम आईडी का बना लिया, एज, जेंडर आप लोग के प्रोबेबली यही होंगे, फैमिली सिस्टम होगा, मैरिटल स्टेटस होगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा, मंथली फैमिली इनकम पूछी होगी और इसके अलावा आपने अगर कोई और क्वेश्चंस पूछे हैं, वो होंगे। अब जब आपकी बारी आएगी जहाँ आपके डेमोग्राफिक्स खत्म हो रहे हैं, तो आपके स्केल्स के यहाँ पर वो पूरी स्टेटमेंट दे रहा है। जबकि यहाँ पर हमें पूरी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हम उसे क्या करते हैं कि हम उसको अपने स्केल का नाम दे देते हैं। लाइक अगर सेल्फ एस्टीम का स्केल है, हम उसके लिए सेल्फ एस्टीम 1 आइटम्स के नंबर हमें बताने होते हैं। तो या आप उसको ब्रीफ शॉर्ट एब्रिविएशन यूज़ कर लेते हैं कि SE1, SE2। जैसे मैं यूँ कर लेती हूँ SE1, SE2, सो ऑन। अगर मेरी 10 आइटम्स सेल्फ एस्टीम के स्केल से रिलेटेड है, मैंने अपनी 10 आइटम्स को वो नाम देना है, ताकि वो वेरिएबल उस नेम से आइडेंटिफ़ाई हो सके और मैं इसमें चेंजेस भी कर सकूँ और मुझे पता हो कि वो आइटम्स किससे रिलेटेड है। ठीक है जी, अब मैं इस शीट को क्लोज़ करती हूँ, ताकि मैं आपको एक अच्छी वाली जो शीट है वो दिखा दूँ और आपको पता चल जाए कि उसमें कौन-कौन सी चेंजेज़ हुई थी और कौन-कौन सी चेंजेज़ आप लोगों ने करनी है। जी, तो मैंने वो शीट ओपन कर ली है जो बेसिकली मुझे चाहिए थी और मैंने सारी चेंजेज़ कर ली थी उसमें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो चेंजेज़ क्या-क्या थी, आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले नेम में तो मैंने आपको बता दिया, आपके नेम एक्यूरेट होने चाहिए, जो आपने डेमोग्राफिक्स पूछे थे, अगर उसमें कोई इश्यू है। इन केस आप एक साथ लिखने में कंफर्टेबल नहीं है, जैसे ईयर ऑफ बर्थ पहले मैंने आपको दिखाया, उसने एक साथ लिखा हुआ था, तो मैं उस तरह कंफर्टेबल नहीं थी हो रही, मुझे वो अच्छा नहीं था लग रहा, तो मैंने उनके दरमियान डॉट एंटर कर दिया, क्योंकि स्पेस की ऑप्शन नहीं थी। सो आई पुट द डॉट्स और मैंने उसको सेपरेट कर दिया ईयर ऑफ बर्थ। अब वो रीडेबल है, मुझे अच्छा लग रहा है। सो टाइप आपकी न्यूमेरिक ही रहेगी, विड्थ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपकी चेंज कर देगा। डेसिमल्स आपने सबके 0 कर देने हैं। लेबल में हमें हर एक का लेबल बताने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कहाँ किनका बताना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। वैल्यूज़ बेसिकली होती हैं कि आपका वेरिएबल अगर कैटेगोरिकल है या आपने उसे कुछ कैटेगरीज़ डिसाइड कर दी हैं, तो आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। अब जैसे कि ऐज मैंने ओपन क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसकी जितनी भी ऐज है वो रिपोर्ट करें, मैंने उसकी रेंजेस नहीं दी थी। इसी तरह ईयर ऑफ बर्थ में भी मैंने कोई रेंजेस नहीं थी दी। जनरेशन, क्योंकि हमने 2 जनरेशन से डेटा लिया था, तो जनरेशन एक्स एंड जनरेशन वाई से, सो उसको मैंने कैटेगरीज़, क्योंकि अब आपको उसमें कैटेगरीज़ देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि आपके एसपीएसएस को नहीं पता कि ये डेटा किसका है। जैसे आपने अपने पार्टिसिपेंट से तो पूछ लिया, आर यू मेल और फीमेल? अब एसपीएसएस को कैसे पता चलेगा कि कौन मेल है, कौन फीमेल है? वो हमारे लेबल्स को नहीं पढ़ सकता, वो हमारे न्यूमेरिक्स को पढ़ेगा। सो आपने करना क्या है कि आपने उनको कोई नंबर असाइन कर देना है। यूजुअली जो जिसे हम कहते हैं कोडिंग असाइन कर देने। सो हम यूजुअली जो कोडिंग, जब हमारे पास वेरिएबल विद 2 कैटेगरीज़ होता है, जैसे जेंडर मेरे पास मेल और फीमेल है।
सो हम उसको 0-1 की कोडिंग देते हैं। जब हमारा वेरिएबल की कोडिंग या आप कह लें उसकी कैटेगरीज़ 2 से ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर हम उनको 1, 2, 3 की देते हैं। फिर हम 0-1 की नहीं देते, ना 0 से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है? सो अब मेरे पास यहाँ पर जेंडर में 2 कैटेगरीज़ थी मेल और फीमेल। सो व्हाट आई डिड कि मैंने वैल्यू में जाकर उसको 0 फॉर फीमेल कर दिया और 1 फॉर मेल कर दिया। अब 1 फॉर फीमेल भी कर सकते हैं और 0 फॉर मेल भी कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर रिमूव किया और आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके पास क्योंकि वैल्यूज़ का कॉलम ब्लैंक आ रहा होगा, क्योंकि आपने डेटा फ़ाइल इम्पोर्ट की थी, तो उस वक़्त एसपीएसएस ने उसको कोई भी वैल्यूज़ असाइन नहीं की थी। वैल्यूज़ हमने खुद देनी है कि हमारे पास जो डेटा है वो रीडेबल हो। सो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, अभी नन लिखा हुआ आ रहा है, सो मैं वैल्यू में 0 लिखती हूँ और लेबल मैं उसको दे देती हूँ कि जहाँ पर भी 0 होगा उसका मतलब फीमेल होगा और मैं ऐड कर देती हूँ। इसी तरह मैं वैल्यू में 1 लिखती हूँ और इसको लेबल में कर देती हूँ मेल का, ताकि जहाँ भी 1 हुआ जेंडर के कॉलम में वो उसको मेल परसीव करेगा और ओके कर दूँगी तो वो सेव हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्वालिफ़िकेशन में इंटर से लेकर पीएचडी तक के लोग थे, तो मैंने इंटर को 1, ग्रेजुएशन को 2, 3, मास्टर्स कर दिया, 4 एमफिल कर दिया और अब वो मेरे डेटा में जहाँ-जहाँ भी है वो उसको वही परसीव करेगा। ठीक है जी, वैल्यूज़ आपने अपने डेमोग्राफिक्स को यहाँ पर असाइन कर देनी है, मैरिटल स्टेटस को भी आप वैल्यूज़ असाइन कर दें, 0 फॉर अनमैरिड, 1 फॉर मैरिड, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो भी आपने डेमोग्राफिक्स पूछे हैं अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर दें। मिसिंग कॉलम का हमने कुछ नहीं करना, यूजुअली जब हमारा कोई डेटा मिसिंग होता है लाइक किसी पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो हम वहाँ पर तो हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि आया हमने अपने मिसिंग डेटा को लोकेट कैसे करना है। कॉलम को आपने कुछ नहीं करना, कॉलम ऑटोमैटिकली चेंज हो रहा है, अलाइनमेंट भी वो ऑटोमैटिकली सेट कर देगा, मेयर्स आप चेंज करेंगे। जब आप देख रहे होंगे आपने एक्सेल शीट इम्पोर्ट की होगी तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उसको उसकी मेयर्स सेलेक्ट कर रहा होगा, कोई नॉमिनल कह रहा होगा, कोई कुछ भी कह रहा होगा, सो आपने अपनी मेयर खुद चेंज करनी, हमने सारा डेटा स्केल पर लिया है, सो हम उसको स्केल पर लेंगे। नॉमिनल हम तब यूज़ करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर रेज़िडेंस में नॉमिनल किया है बिकॉज़ मैंने रेज़िडेंस उनकी पूछी थी और वो स्ट्रिंग में थी और मैंने पूछा था उन्होंने वैसे ही रिस्पॉन्स किया था कि लाहौर, कराची मुल्तान, सियालकोट जहाँ से भी वो बिलॉन्ग कर रहे थे। सो इसलिए उसको नॉमिनल किया। आप लोगों की प्रोबेबली नहीं होगी, सारा आपका स्केल पर होगा। रोल में आपने कुछ नहीं करना, वो ऑटोमैटिकली करा। अब यहाँ से जब आपकी स्टेटमेंट शुरू हो रही है, जैसे मेरे पास यहाँ पर मेरा पहला स्केल था एंग्ज़ायटी का। सो मुझे अब क्योंकि एएन से शायद उतना अंदाज़ा ना हो, सम टाइम ऐसा होता है कि एक वेरिएबल की एब्रिविएशन सेम भी बनेंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पहली आइटम को पूरा नाम दे दिया कि एंग्ज़ायटी 1, दूसरे को मैंने एएन शॉर्ट रख लिया। अब जो स्टेटमेंट होगी आपने उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि एंग्ज़ायटी 1 आपकी क्योंकि पहली आइटम थी, सो उसमें कौन-सी आइटम थी आपने उसको अपने क्वेश्चनेयर से कॉपी कर लेना है। सो ये आपको मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आपके स्किल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्ट फॉर्म में हैं, आप सिंपली उनकी स्टेटमेंट्स पेस्ट कर लें। जैसे आपका पहला स्किल जो भी है, सेल्फ एफिकेसी का है, सेल्फ एस्टीम का है, फ़ियर ऑफ कोविड-19 का है, एंग्ज़ायटी का है, डिप्रेशन का है, वर्क परफॉर्मेंस का है, व्हाटएवर। जो भी आपका पहला स्किल आपने सीक्वेंस में एंटर किया था, आप उसके लेबल्स को यानी उसकी जो स्टेटमेंट है, उसका वो यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसी तरह एंग्ज़ायटी 2
मैंने नाम दे दिया AN2, AN3 क्योंकि इसके अंदर एंग्ज़ायटी की स्केल में 10 आइटम्स थी, सो मैंने 10 आइटम्स को नाम दे दिया एंग्ज़ायटी का और उनकी मैंने स्टेटमेंट्स बता दी। अब जो आपका लिकर्ट स्केल है, वो आप कहाँ पर एंटर करेंगे? आपका लिकर्ट स्केल आप वैल्यूज़ में जाकर एंटर करेंगे। 0 मेरे में 0 से 4 तक की उसकी रेंजेस थी, वैसे 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, लेकिन इसमें हर ऑथर का लिकर्ट स्केल डिफरेंट होगा। आप सबके स्केल्स का लिकर्ट स्केल नॉट नेसेसरी कि सेम हो। सो आपने उसको करेक्शंस कर लेनी है, जैसे 0 टू हमने कह दिया नेवर अप्लाइज टू यू, 1 समटाइम अप्लाइज टू यू 2 और जो भी ऑथर ने उसका दिया हुआ था। और इसी तरह ऐड ऑन करते जाना है जैसे मैंने आपको बताया था। सो वन्स आप एक ही एंट्री कर लेते हैं, तो आपको बार-बार सब में एंट्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली क्या करेंगे कि आप इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करें, कॉपी करें और आपको जितना पे चाहिए आप इसको पकड़ के आप इसको सब पे पेस्ट कर दें। तो मैं सब पे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल राइट क्लिक किया तो पेस्ट की ऑप्शन आ गई, सो वो ऑटोमेटिकली सब पे पेस्ट कर देगा। इसी तरह जब आप भी एक का लिख लें, आपके क्योंकि हर स्केल अगर किसी के एक स्केल है तो उसके लिए तो बेनिफिट हो जाएगा कि थोड़ी-सी आइटम्स एंटर करनी पड़ेंगी या करेक्शंस करनी पड़ेंगी और लिकर स्केल एक ही बार डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन जिनके 2 से ज़्यादा स्केल्स हैं, 2 स्केल्स हैं या 4 स्केल्स हैं, उनको डेफिनिटली हर स्केल का लिकर स्केल डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरा स्केल था फ़ियर ऑफ डेथ का, सो मैंने यहाँ पर फ़ियर ऑफ डेथ को भी डिसाइड उसका भी मैंने लिकर्ट स्केल बता दिया, ये 1 से 5 तक था, तो 1 टू 5 मैंने उसको बता दिया क्योंकि पार्टिसिपेंट ने उसपे 1 टू 5 रिस्पॉन्ड किया था और मैंने इसको भी राइट क्लिक किया, कॉपी किया और आपने बाकी जितनी भी आइटम्स हैं, उनको सेलेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है आपके लैपटॉप में कौन-सा सिलेक्शन प्रोसीजर और मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके सो मैं इसको ड्रॉप डाउन कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो मेरा सारी सेलेक्ट करा और मैं इन पे पेस्ट कर दूँगी। ठीक है? मेरे इस स्केल की काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थी और जहाँ तक उसकी थी मुझे उनको आइटम्स को भी मेंशन किया मैंने, उनका लिकर स्केल भी डिफाइन किया और यहाँ पर उनकी मेयर की टाइप भी चेंज कर दी कि ये स्केल पर होंगे। नेक्स्ट मेरा स्केल कोपिंग से रिलेटेड था, सो मैंने कोपिंग की भी आइटम्स बता दी और देन उससे नेक्स्ट स्केल का जो है वो भी डिफाइन कर दिया, ठीक है? इसी तरह आपने अपने जब सारे स्किल्स एंटर कर लेने हैं, तो आप देख लें कि आपकी वेरिएबल व्यू में शीट सही से एंटर हो चुकी हुई है और उसमें आपने ये सारी चेंजेस कर ली हुई हैं। तो देन आपकी अलाइनमेंट तो ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा। आपको ज़्यादा जो करना पड़ेगा, मेयर्स को चेंज करना पड़ेगा, वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ेंगी, लेबल्स असाइन करने पड़ेंगे, डेसिमल ज़ीरो करने होंगे और नेम आपको उनके देखना पड़ेंगे कि वो सही हैं कि नहीं। सो अब हम आते हैं कि जब हमने ये सारी वेरिएबल व्यू में हमने ये सारी चेंजेस कर दी, तो अब वो डेटा व्यू में हमारे पास कैसे शो होंगी? तो आप देख सकते हैं कि डेटा व्यू में मैंने क्योंकि आईडीज़ में मेरे पास 238 ऑल्दो वो मुझे यहाँ नंबर दे रहा है, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मैंने अपने डेटा को आइडेंटिफाएबल, रिकॉग्नाइजेबल बनाने के लिए मैंने उसको अगेन एंट्रीज़ की हैं और मुझे आइडिया रहेगा। यहाँ पर आपने देखा कि आपने इसको रोज़ में एंट्रीज़ की थी और यहाँ पर आपके पास ये कॉलम्स में आ गए। आईडी आपके पास यहाँ आ गया, नेक्स्ट उनकी एज आ गई, ईयर ऑफ बर्थ आ गया, जनरेशन आ गई और ये देखिए 1 को अब वो परसीव करेगा, जो भी जनरेशन मैंने 1 अगर कहा था जनरेशन एक्स होगी, उसको परसीव करेगा। इसी तरह जेंडर में 0 मैंने दिया था फीमेल को और 1 मैंने दिया था मेल को। सो जहाँ-जहाँ भी अब 0 है वो उसको मेल परसीव करेगा। आपके पास हो सकता है रिस्पॉन्सेज़ आएँ 0-1 में ना आएँ। आपके पास रिस्पॉन्सेज़ मेल या फीमेल के फॉर्म में लिखे हुए आएँ तो फिर आपको उनको रिकोड करना पड़ेगा। अब रिकोड हम कैसे करेंगे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। इसी तरह क्वालिफ़िकेशन की कैटेगरीज़, नंबर ऑफ सिबलिंग की कैटेगरीज़ जितनी भी थी, ये सारी डिफ़ाइन कर दी। अब यहाँ पर मेरे पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्सेज़ आ रहे हैं। 1 से 5 तक उन्होंने इस स्केल पर 0 से 5 तक कितने रिस्पॉन्सेज़ दिए, क्या-क्या दिए, ये हर पार्टिसिपेंट का आप समझ लें डेटा है। ये सारा पार्टिसिपेंट 1 का है, इस रो में थ्रूआउट उसके जितनी इन्फॉर्मेशन थी फिर पार्टिसिपेंट 2 की है, जब आपने एंट्री भी करनी है तो आपने मैनुअल एंट्रीज़ भी इसी तरह करनी है। पार्टिसिपेंट 3 की होगी, पार्टिसिपेंट 4 की होगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन और जितने भी आपके 100 पार्टिसिपेंट्स भी अगर हैं तो उनके अगेंस्ट उनका ये सारा डेटा होगा। एक्सेल शीट से इम्पोर्ट किया तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही क्योंकि ये सारा उनके रिस्पॉन्सेज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आ गए हैं। आपने उनके सिर्फ नेम डिफाइन किए थे।
लेकिन जब आप मैनुअल डेटा एंट्री करेंगे तो आपको ऑब्वियसली आपके 100 पार्टिसिपेंट्स हैं या 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको उनका हर स्केल पर रिस्पॉन्स अलहदा से एंटर करना होगा। जी, तो अब आपकी शीट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई है। आपने देख लिया, आपने इसकी सारी करेक्शंस कर ली। तो अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि मैनुअल डेटा एंट्री आप कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं एक न्यू शीट लेती हूँ, ताकि उन लोगों के लिए अगर बल्कि सबके लिए डेफ़िनेटली आप सब रिसर्चर्स हैं, आप सबके लिए जानना ज़रूरी है कि एसपीएसएस में हम कैसे काम करेंगे। तो वेरिएबल व्यू में अब मेरे पास ये ब्लैंक शीट है, 2 व्यूज़ हैं, डेटा व्यूज़, वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में मैंने जाकर आईडी, ऐज, जेंडर, फैमिली सिस्टम, स्पेस क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सो मैंने डॉट ऐड कर दिया और फैमिली सिस्टम। उसके बाद मैं उनका मैरिटल स्टेटस अगर पूछ रही हूँ, सो मैंने मैरिटल स्टेटस एंटर कर दिया और इसके अलावा अगर आपके इसमें कोई एरर आ जाती है, आप उस पर क्लिक कर कर एडिट भी कर सकते हैं। सो अब ये आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हो गए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, टाइप उसने ऑटोमेटिकली उनके न्यूमेरिक कर दिए, विड्थ उसने खुद ही डिसाइड किए हैं। डेसिमल्स मैं सबके 0 कर दूँगी। लेबल्स मुझे अभी इनको नहीं देने हैं। वैल्यूज़ में मैं अब किसको दूँगी, ऐज मैंने ओपन क्वेश्चन पूछा है, सो जेंडर में मैंने देने हैं। जेंडर में मेरे पास 2 कैटेगरीज़ हैं, मेल और फीमेल, सो मैंने कहा 0 फॉर मेल ऐड कर दिया और 1 फॉर फीमेल, सो मैंने इस तरह उसको ऐड कर दिया और ओके कर दिया। अब उसने इसको कर दिया, फैमिली सिस्टम में भी इसी तरह मैंने कह दिया 0 फॉर जॉइंट फैमिली सिस्टम, ऐड 1 फॉर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, ऐड कर दिया, ओके कर दिया। सो अब इसको भी इसने ले लिया। अभी आप यहाँ पर देखें कि लेबल्स मैरिटल स्टेटस को भी मैं कह देती हूँ, 0 का मतलब है कि मैरिड और 1 का मतलब है अनमैरिड। सो यहाँ पर आप मेक श्योर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये बताती चलूँ कि 0 का मतलब यहाँ पर नन नहीं है, बल्कि 0 का मतलब 0 को वो कंसीडर करेगा एक वैल्यू के तौर पर। हमने सिंपली उसको डेटा को रीडेबल बनाने के लिए उनकी कोडिंग की है। मयर आप यहाँ पर स्केल चूज़ करेंगे क्योंकि हमारा सारा डेटा स्केल्स पर है। सो आपने स्केल्स इन सब की चेंज कर दी। अब यहाँ पर आपने डेमोग्राफिक वेरिएबल सिर्फ सारे एंटर कर लिए हैं। आपने क्वेश्चन येस और नो में पूछा है कि आर यू डूइंग दिस और आर यू टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस और व्हाटएवर, सो व्हिच मेडिसिन यू आर टेकिंग और व्हिच थेरेपी यू आर टेकिंग, आर यू हैविंग एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो आप यहाँ पर क्वेश्चन एंटर कर दें और उसके यहाँ पर आप वैल्यूज़ अगर हैं येस और नो में तो आप वैल्यूज़ डिफाइन कर दें। सो हम अज़्यूम कर रहे हैं कि हमने अपनी सारी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर एंटर कर दी हैं, तो आप डेटा व्यू में जाकर देखें, आपके पास ये इस तरह कॉलम बनकर आ गए। नेक्स्ट आपने अपने स्केल की एंट्री करनी है, जिस तरह मैंने कहा कि अगर लेट्स सपोज़ आपका पहला स्केल सेल्फ एस्टीम का है, सो आप इसको सेल्फ एस्टीम पहली आइटम के लिए आप 1 पूरा नाम रख लें ताकि आपको पता चल जाए। देन आप एससी कर लें। ब्रीफ आप उसकी एब्रिविएशन शॉर्ट यूज़ कर लें, एससी4 कर लें, एससी5 कर लें, एसए6 एसए6 कर लें। तो हम अज़्यूम करें कि इसमें 6 आइटम्स हैं, सो आपने इनके डेसिमल सबके 0 कर देने हैं। सो अच्छा जी, डेसिमल्स मैंने सबके 0 कर दिए हैं और टाइप न्यूमेरिक है। मयर मैं यहाँ पर स्केल सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इनको स्केल पर मयर किया था और ये स्केल पर हैं, ऑर्डिनल और नॉमिनल नहीं है। आपने स्केल्स ऑफ मयर्स पूछ पढ़ लिए होंगे ऑलरेडी स्टैट्स के कोर्स में, रिसर्च के कोर्स में, सो मैं उनकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी। अब यहाँ क्या है कि सेल्फ एस्टीम के लिकर्ट स्केल पर जो पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्स किया था, मैं वो लिकर्ट स्केल डिफाइन करूँगी। मैं कहती हूँ कि 1 इज़ इक्वल है स्ट्रांगली डिसएग्री। यहाँ लेबल देते वक़्त वो स्पेस एक्सेप्ट कर लेता है। 2 मैं कहती हूँ डिसएग्री। ये आपने मेक श्योर करना है कि अपनी मर्ज़ी से नहीं एंटर करने, जो ऑथर ने डिफाइन किए थे उस स्केल के आप वही लिखेंगे। 3, 4 मैं कहती हूँ न्यूट्रल और 4 मैं कहती हूँ एग्री एंड 5 इज़ स्ट्रांगली एग्री।
ठीक है जी, मैंने ऐड कर लिया है, ओके कर रही हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर क्योंकि मुझे अब सारी आइटम्स पर अगेन अ, वन बाय वन एंट्रीज़ करना मुश्किल है, मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया और मैं लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करती हूँ और मैं इन सब पे क्लिक करके पेस्ट कर दूँगी, राइट क्लिक करूँगी, पेस्ट की ऑप्शन आ रही है और उसने सब पर पेस्ट कर दिया। सो मेरा काम आसान हो गया। अब यहाँ पर सेल्फ एस्टीम की आइटम्स मुझे डालनी है, जैसे पहली आइटम थी कि आई फील गुड अबाउट माय सेल्फ। तो अब मुझे क्योंकि मैनुअल एंट्रीज़ करनी पड़ी हैं, मैनुअल एंट्रीज़ हम नहीं करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली अपना स्केल आपके पास मौजूद है, वहाँ से आइटम कॉपी करें, यहाँ पर उसको कंट्रोल करके पेस्ट कर दें, ठीक है? तो जितनी भी आइटम्स होंगी उन सबको आप वन बाय वन पेस्ट कर दें। स्केल आपने चेंज कर लिया उनका, अब ये आपके पास आपकी शीट रेडी हो गई है, आईडी आप उनका डिफाइन कर दें, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आईडी मतलब पार्टिसिपेंट नंबर, सो ताकि हम वन बाय वन हर पार्टिसिपेंट की हमने डिटेल एंटर करनी है 8, 9, 10। सो मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास 10 लोगों का डेटा था, मैंने उनकी एज डिफाइन कर दी, इसकी एज 25 थी, 21 थी, 22 थी, 24 थी। आप बेहतर ये है कि जब आपने अगर मैनुअल डेटा कलेक्ट किया हुआ है, इन पर्सन लिया हुआ है, तो आप वन बाय वन एंट्रीज़ करें, इस तरह नहीं करें, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं सिंपली आपको बता रही हूँ। आप फर्स्ट पार्टिसिपेंट लें। सो अब आपके पास क्योंकि जब मैनुअल डेटा होगा तो आपके पास पार्टिसिपेंट 1 का फॉर्म है, आपने पार्टिसिपेंट 1 का फॉर्म सामने रखा, उसका आईडी उसका आप बेहतर ये होगा कि जब आपके पास प्रिंट में फॉर्म अवेलेबल होते हैं आपके रिस्पॉन्सेज़ जो आते हैं क्वेश्चनेयर्स तो आप उसको नंबर दे दिया करें, ताकि कहीं कोई डेटा में कोई एरर आती है तो हम उसको री-वेरीफाई कर सकते हैं। सो पार्टिसिपेंट 1 का जो फॉर्म फॉर्म पकड़ें, आप उसको जो आईडी यहाँ पर देंगे, आप वहाँ भी वही आईडी दे दें, उसके फॉर्म के ऊपर खुद लिख लें। सो मैंने अज़्यूम किया कि जो मेरा फर्स्ट पार्टिसिपेंट था उसकी एज 25 थी, उसकी जेंडर वो मेल था, मैं अज़्यूम करती हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पर मेल लिखने की बजाय मैं क्या करूँगी कि मैं वेरिएबल व्यू में जाकर देखूँगी मैंने उनको कैटेगरीज़ क्या दी थी। 0 फॉर मेल है। सो मैनुअल डेटा एंट्री जब आप कर रहे होते हैं तो आपके पास ये भी एक अच्छी चांसेस होते हैं कि आप अपने डेटा को मज़ीद ऑर्गेनाइज़्ड बना सकते हैं। पहले आप सारा मेल का डेटा एंटर कर लें, मेल के फॉर्म सेपरेट कर लें, फिर आप सारा फीमेल का डेटा एंटर कर लें या पहले फीमेल का कर लें और फिर आप मेल का डेटा एंटर कर लें। ठीक है जी? अब क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर उस तरह तो नहीं है डेटा, सो मैं अज़्यूम कर रही हूँ और मैं कहती हूँ कि पार्टिसिपेंट मेरा मेल है, सो मैंने मेल को दिया था 0, इसलिए मैं यहाँ पर 0 लिखूँगी। जहाँ-जहाँ भी मेल होगा मैं उसको 0 की कैटेगरी दूँगी। फैमिली सिस्टम में उसका अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो मैंने जॉइंट को 0 दिया था। इसी तरह मैं यहाँ भी 0 कर देती हूँ। मैरिटल स्टेटस में मैं कहती हूँ कि वो मैरिड है, सो मैंने मैरिड को दिया था 0 अगेन और आगे मैं उसके रिस्पॉन्सेज़ दे देती हूँ 1 से 5 लिकर्ट स्केल पर उसने जो मुझे रिस्पॉन्स किया सेल्फ एस्टीम के स्केल पर किसी पे उसने 4 कहा होगा, किसी पे 3 कहा होगा, किसी पे 5 कहा होगा, किसी पे 6 कहा 5 6 से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि लिकर्ट स्केल आपने अच्छा ये भी आपने ध्यान में रखना है कि मैनुअल एंट्री करते हुए आप गलती से एरर ना कर दें। जितने आपके लिकर्ट स्केल है उससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। या जो वैल्यू आपके लिकर्ट स्केल में नहीं है, लेट्स सपोज़ आपका लिकर्ट स्केल 1 से 5 तक है, तो ऐसा ना हो कि उसमें 0 एंटर हो रहा हो या उसमें 6 एंटर हो रहा हो और अबव देन दैट। सो आपने केयरफुली एक पार्टिसिपेंट का डेटा एंटर कर लिया, फिर आप दूसरे पार्टिसिपेंट का डेटा एंटर करें, फिर तीसरा फॉर्म लें और सो ऑन आपने उनकी डेटा एंट्री कर लेनी है। ये है जी मैनुअल डेटा एंट्री आप कैसे करते हैं, लेकिन एक्सेल से जब आप फाइल इम्पोर्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको सिंपली थोड़ी-सी चेंजेज़ करनी पड़ती हैं। जो कि मैं यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपको थोड़ी-सी चेंजेज़ करनी पड़ी हैं। और हमने वो देख भी लिया था कि फ़ाइल हमारे पास कैसे आती है एक्सेल की, जब हम उसको इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, वो मैंने प्रोसेस ऑलरेडी आपको रिपीट कर दिया हुआ है। ओके जी, अब हमारे पास डेटा एंट्री कंप्लीट हो चुकी हुई है। हमने अज़्यूम कर लिया कि हमने फ़ाइल इम्पोर्ट कर ली है या मैनुअल डेटा एंट्री भी की है, तो हमारा सारा डेटा एंटर हो चुका हुआ है, सारे पार्टिसिपेंट की सही कैरेक्टरिस्टिक्स और सही उनके रिस्पॉन्सेज़ सारे यहाँ पर डिफाइंड है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब डेफ़िनेटली मुझे एनालिसिस की तरफ जाना है। एनालिसिस की तरफ जाने के लिए सबसे पहले मैं स्क्रीनिंग करूँगी कि मेरे डेटा में कोई इश्यू तो नहीं था। अब वो इश्यू हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे?
आप एनालाइज़ में जाएँ, डिस्क्रिप्टिव्स में जाएँ, फ्रीक्वेंसीज़ में जाएँ और यहाँ पर आप अपने सारा सेलेक्ट कर लें। कंट्रोल ए मैंने करके कंट्रोल ऑल किया और मैंने इस एरो से इसको वेरिएबल के ब्लॉक में एंटर कर दिया और स्टैटिस्टिक्स में मैंने मिनिमम और मैक्सिमम को सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि जो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस डिफाइन की हुई थी, आया मेरे उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। सो आप ये निचले टेबल्स को हम नहीं देखेंगे, हम टॉप के टेबल को देखेंगे क्योंकि मेरी शीट बहुत ज़्यादा बड़ी थी और इसमें बहुत ज़्यादा डेटा था, इसलिए वो इतने बड़े-बड़े आपको कॉलम्स बनाकर दे रहा है। सो आपने यहाँ पर देखना है कि आपका डेटा कितना था। सम टाइम ऐसा होता है कि अब देखिए वो मुझे कह रहा है 235 का डेटा था। अगर ऐसा हो कि मैंने डेटा एंट्री करते वक़्त गलती से क्या किया हो कि मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज़ यहाँ पर लिख दिया हो 236, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं मैंने इसको रिमूव कर दिया, बट आप देखें कि उसने बार को एक्टिवेट रखा क्योंकि मैंने डिलीट किया सिर्फ़ अपने इस वर्ड को जो मैंने इस डिजिट को जो मैंने गलती से यहाँ पर एंटर कर दिया था, लेकिन उसने मेरा ये रो एक्टिवेट कर दी है। आप देखें बाकी रोज़ आपको यहाँ पर ब्लर शो हो रही होंगी। अब होगा क्या कि जब मैं एनालाइज़ में जाऊँगी या फ्रीक्वेंसी में जाऊँगी, तो वो मुझे यहाँ पर 236 शो करेगा और मिसिंग में लिख देगा 1। लेकिन मैं फिर सोचूँगी कि मैंने तो 236 का डेटा लिया ही नहीं, मेरे पास तो 235 पार्टिसिपेंट का डेटा था, सो मिसिंग क्यों आ रहा है? तो आपने देख लेना है, मेक श्योर कर लेना है कि आपका नीचे कोई भी जो रो है, कोई भी रो एक्टिवेट ना हुई हो, आप उसको पहले ही क्लियर कर दें। सो आपने जब क्लियर कर देंगे तो आप देखें वो अब जो है डिस्प्ले नहीं हो रही, उस तरह एक्टिवेट नहीं होगी। अच्छा जी, आपने अब यहाँ पर पहले वेरीफ़ाई कर लेना है कि किसी भी आपके कॉलम के अंदर कोई भी डेटा मिसिंग ना हो। सो मैंने ये देख लिया कि मेरे थ्रूआउट सारी एंट्रीज़ में कहीं भी डेटा मिसिंग नहीं और वैलिड वो बता रहा है 235 का डेटा मैंने एंटर किया है। इनमें से कोई भी किसी का भी ज़ीरो नहीं है। सो अब मैं देख लूँगी कि मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है? मिनिमम उसकी रेंज क्या थी मेरे डेटा में, मिनिमम पार्टिसिपेंट 1 था और मैक्सिमम 235 थे। एज रेंज मेरे पास मिनिमम 19 थी और मैक्सिमम 55 थी। जनरेशन मेरे पास 2 थी। अच्छा ये अब इश्यू होगा, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर आपने गलती से कोई वैल्यू ज़्यादा एंटर कर दी थी, जैसे आपने जेंडर में 01 के बजाय 2 भी कहीं लिख दिया था, तो वो आपको यहाँ पर बता देगा और आपको ये इनिशियल स्क्रीनिंग में आइडिया हो जाएगा कि आपने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सो आप जाकर अपने कॉलम में लोकेट करेंगे कि 2 कहाँ है और आप उसको चेंज करेंगे। सो 01 की उसने बता दिया ठीक है, मेरे पास 01 क्वालिफ़िकेशन में उसने 2 टू 4 कहा है। अब यहाँ पर एरर नहीं है क्योंकि मेरे पास क्वालिफ़िकेशन में 4 कैटेगरीज़ थी 1 से 4, लेकिन हुआ क्या है कि मेरे पास 1 और 3 पर डेटा ही नहीं आया। लाइक ना मेरे पास इंटर का कोई स्टूडेंट था और ना ही मेरे पास ग्रेजुएशन का कोई स्टूडेंट था। सॉरी। तो इस तरह जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन में जो रेंजेस बताई होंगी, आपने वो मेक श्योर कर लेनी कि आपकी वो कैटेगरी सही हो। डेमोग्राफिक्स को देखने के बाद आप अपने मेन स्केल को भी देखेंगे कि मेन स्केल में अब जैसे यहाँ पर मेरे स्केल में 0 से 4 की लिकर्ट स्केल था। सो सही है, वो सारा 0 ही है। किसी स्टेटमेंट पर ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर अगर 0 या 1 शो ना हो रहा हो विद द लॉजिक के किसी भी पार्टिसिपेंट ने 1 पर रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा। ये अब आपको यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट का डेटा नहीं बता रहा, ये आपको ओवरऑल पूरे डेटा में स्क्रीनिंग करके बता रहा है कि 0 से 4 आपका लिक्विड स्केल चला है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई पार्टिसिपेंट 0 पर भी रिस्पॉन्स करे या 1 पर रिस्पॉन्स करे, सो वो हमें 1 देगा। इन केस अगर यहाँ पर 0 नहीं आता, मैं कहती हूँ मेरा लिक्विड स्केल तो 0 से 4 था, तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर वो 0 नहीं आ रहा बल्कि 1 से 4 आ रहा है। तो आया मेरी एंट्री में एरर है या फिर ऐसा हुआ है कि इस स्टेटमेंट पर थ्रूआउट 100 में से किसी ने भी 0 पर रेट नहीं किया। तो इन दैट केस ऐसा होगा, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा हुआ तो आपकी एरर होगी एंट्री में। अब ये जिस तरह लिक्विड स्केल है 1 से 5 है, ठीक है, बिल्कुल सही मैंने एंट्रीज़ उसकी की हैं। सो यूँ सो ऑन उसने मुझे सारे डेटा का बता दिया कि मैंने उनकी एंट्री सही की हैं कि नहीं की। इनिशियल स्क्रीनिंग में मुझे पता चल गया कि मेरा डेटा ठीक है, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, कोई भी एरर उसमें नहीं है।
तो अब मेरा डेटा एनालिसिस के लिए रेडी है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन आपने करनी है। अब जैसे कि आपने आपका जो भी स्किल था, सेल्फ एस्टीम का स्किल था, एंग्जायटी का स्किल था, आपने उस पे डेटा तो ले लिया हर पार्टिसिपेंट का, लेकिन आपके पास टोटल स्कोर नहीं आया। हर पार्टिसिपेंट का टोटल स्कोर अब मेरे पास कैसे आएगा? मैनुअली तो मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं 100 पार्टिसिपेंट्स का हर स्केल पर मैं टोटल करते रहूँ। तो हमारे पास एसपीएसएस में बहुत अच्छी क्विक ऑप्शंस होती हैं कि हम यहाँ पर इसके अंदर जो कैलकुलेटर मौजूद है, हम उसको यूज़ करते हैं। अब आप उसके लिए क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्म में जाएँगे, कंप्यूट वेरिएबल। कंप्यूट वेरिएबल में आप टारगेट वेरिएबल का नेम बताएँगे। लाइक हम बारी-बारी ही ऑब्वियसली हम स्केल को कंप्यूट करेंगे। सो मैं कहती हूँ कि पहले मेरा स्केल था एंग्ज़ायटी का, ठीक है? मैंने इसको एंग्ज़ायटी का नाम दे दिया और याद रहे यहाँ पे भी वो स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। टारगेट वेरिएबल के नेम में भी आपने अगर टोटल लिखना है एंग्ज़ायटी टोटल इसको लिख दें और आपने यहाँ से अपनी अब एंग्ज़ायटी की सारी आइटम सेलेक्ट करनी है। अब क्योंकि वो आइटम्स दे रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा कि ये सारी आइटम मिक्स हो रही हैं, तो मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ और मैं कहती हूँ कि डिस्प्ले वेरिएबल लेबल्स नहीं बल्कि मुझे डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स दे। अब आपने देखा कि उसने मुझे वेरिएबल्स के नेम बता दिए हैं। सो मैंने एंग्जायटी 1 सेलेक्ट किया, एरो से आप इस तरह उसको भेजें, प्लस करें। कुछ एसपीएसएस जो एडवांस जिनके पास लेटेस्ट वर्ज़न होगा, आप अगर इस पे डबल क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमैटिकली चला जाता है। प्लस प्लस एंटर करना आपने नहीं भूलना है और यहीं से करना है, अपनी मर्ज़ी से मैनुअली आपने प्लस माइनस अपने जो कीबोर्ड है वहाँ से नहीं लेना। सो आंसर 3 जो मेरी स्टेटमेंट थी एंग्जायटी 4 का मैंने एंटर कर दिया, एंग्जायटी 5 का एंटर किया, प्लस किया, एंग्जायटी 6 का एंटर किया, प्लस किया, 7, 8, 9, 10 तक एंट्रीज़ हो गई। अब मैं 10 के बाद प्लस एंटर नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर मुझे एरर देगा कि इसके बाद कोई स्टेटमेंट, कोई आइटम है कि नहीं है। सो अब देखें यहाँ पर हमने आइटम सेलेक्ट की हैं, लेकिन वो हमें पार्टिसिपेंट का टोटल देगा। अब मैं इसको ओके करती हूँ, तो ये आउटपुट शीट है, इसको आप चाहें तो सेव कर लें, नहीं सेव करना तो ना करें, लेकिन आपको सेव करनी चाहिए ताकि आपके सारे एनालिसिस आपके पास। अब लास्ट पर आप देखेंगे कि मेरे पास कॉलम आ गया है एंग्ज़ायटी टोटल का। अब उसने मुझे मेरे जितने पार्टिसिपेंट थे उनका एंग्ज़ायटी पर टोटल करके स्कोर दे दिया है। क्योंकि मेरे पास ये शीट ऑलरेडी बनी हुई है और इस पर मेरे पास सबका टोटल स्कोर हो चुका हुआ है। मैंने एंग्ज़ायटी का भी कर लिया था, फ़ियर ऑफ डेथ का भी कर लिया था। जितने भी मेरे स्टडी वेरिएबल्स थे, मैंने उन सब का जो थी कंप्यूटेशन कंप्लीट कर ली थी, उनका स्कोर्स कंप्यूट कर लिया था। आप लोगों ने भी पहले अपने वेरिएबल्स का सबका वेरिएबल जितने भी आपके थे, उन स्केल्स पर आपने पार्टिसिपेंट का जो टोटल स्कोर है, वो कंप्यूट कर लेना है। एक स्किल का कंप्यूट करने के बाद आपने दूसरे स्किल का करना है, एक ही बार सारी आइटम ने सेलेक्ट कर लेनी, क्योंकि अब अगर 10 आइटम्स को वो एंग्ज़ायटी के स्किल का कंसीडर करेगा, फिर मुझे फ़ियर ऑफ डेथ पर उसका टोटल भी चाहिए। तो अगर मैं इसके अंदर एंट्री कर दूँगी तो एरर आ जाएगी। फिर आप इसको रीसेट कर लें। यहाँ पर अब देखें, आप जब दोबारा जाएँगे कंप्यूट वेरिएबल पे आपको पुराना डेटा शो हो रहा होगा, आप रीसेट कर लें और रीसेट के बाद आप नेक्स्ट वेरिएबल अपना उसका नेम डिफाइन करें कि आपको किसका टोटल चाहिए है और स्टेटमेंट्स के लेबल को आप वैसे ही चेंज कर दें और फिर बारी-बारी आप जैसे मैं फ़ियर ऑफ डेथ की इसकी आइटम सेलेक्ट कर लेती हूँ और थ्रू आउट मैंने इसकी कर ली और मैंने इस स्केल पर भी टोटल कंप्यूट कर लिया। आपके पास 1 स्केल है, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, आपने उन सब का टोटल कंप्यूट कर लेना है। ठीक है जी, कंप्यूटेशन हो गया। अब हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो कि आपके बेसिकली अब हम आते हैं आपकी रिपोर्ट में जो एनालिसिस आपको चाहिए वो क्या-क्या होंगे। आप अपनी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी देख लें, अगर आपको मिल जाता है आई होप मेरे पास भी कहीं अवेलेबल हो आपका फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट। आपने क्या करना है कि उसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे कि हमें कौन-कौन से टेबल्स चाहिए। जी, ये फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की टेम्पलेट मिल गई है। प्लीज़, प्लीज़ काइंडली इट्स माय रिक्वेस्ट और फाइनल आप लोगों के लिए वार्निंग भी, अगर आप इसको समझना चाहें प्लीज़ समझ लें। अब आपकी फॉर्मेटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।
सिनॉप्सिस तक आपको बहुत लीनिएंट रखा गया, आपको बहुत टाइम दिया गया कि आप चेंजेस करें, बहुत बार आपको बताया गया कि आपका जो थ्रू आउट राइटिंग स्टाइल होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा, फ़ॉन्ट साइज़ आपका सिर्फ़ हेडिंग के लिए 16 होगा और हर किसी को आप अंडरलाइन मत करें। सिर्फ़ जिसको अंडरलाइन करने को कहा गया है, उसी को करें। सो फाइनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में अभी क्योंकि आपकी प्रीवियस रिपोर्ट चेक की है मैंने और उसमें भी एरर्स नज़र आ रही हैं मुझे। सो टाइटल ऑफ़ द प्रोजेक्ट आपने नहीं लिखना, ये आपको हमने बताने के लिए लिखा हुआ है। कि यहाँ पर आपने टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट देना है। तो कुछ स्टूडेंट ने क्या किया है कि यहाँ पर सिनॉप्सिस ही लिखा रहने दिया है या फाइनल प्रोजेक्ट पे टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट और यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है। नो, ये आपके लिए हेडिंग्स हैं कि आपने किन-किन हेडिंग्स को फॉलो करना है। सो टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट के बजाय ये इसको नाम देने के बजाय मुझे यहाँ पर आप अपना टाइटल देंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर वर्ड जो है वो हमारा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। एपीए के अकॉर्डिंग कैपिटल होता है, सो आप उसको अपने टाइटल को उसी तरह लिखें। इनको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सबमिटेड बाय अपना स्टूडेंट आईडी बताएँ, अपना नेम बताएँ और आपका वीयू का लोगो आ जाएगा। सो ये फॉर्मेटिंग में मुझे अगेन जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट अप्रूवल डिक्लेरेशन इसको भी ठीक कर लें। स्पेसिंग आपकी थ्रूआउट प्रोजेक्ट में इक्वल चलेगी। उसमें कहीं भी कोई चेंजेस नहीं आएँगी। कुछ लोगों ने ये किया हुआ है डिक्लेरेशन को बहुत छोटा-सा उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया है या उसकी स्पेसिंग कम कर दी है। सो थ्रूआउट आपकी जो स्पेसिंग है वो 2.0 की ही चलेगी। स्टाइल आपका टाइम्स न्यू रोमन होगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों लाइन्स के दरमियान 2.0 की ही स्पेसिंग है। अपना नेम लिखें, स्टूडेंट आईडी लिखें, अपना सेशन बताएँ और उसके बाद आप अपना टाइटल बताएँ प्रोजेक्ट का और वो कंप्लीशन किस डिग्री के लिए थी, वो भी आप बता दें मास्टर्स के लिए थी, बीएस ऑनर्स के लिए थी। सो सर्टिफ़िकेट आ जाएगा, इसमें भी आप अब मेरा नाम लिखेंगे नहीं सॉरी आपका यहाँ पर नाम आएगा इट इज़ सर्टिफाइड दैट क्योंकि ये सर्टिफ़िकेट मैं आपको दे रही हूँ कि आपने सही काम किया कि नहीं। सो आपने फिर अपना टाइटल यहाँ पर लिखना है। देन यहाँ पर डिग्री आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें, आपकी जो भी डिग्री है मास्टर्स डिग्री इन अप्लाइड साइकोलॉजी है या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है या बीएस साइकोलॉजी है, सो आप उसको चेंज करें। डेडिकेशन ऑप्शनल है, ज़रूरत नहीं। एक्नॉलेजमेंट आप अपना करें कि आई वुड लाइक टू जिसको भी आप एक्नॉलेज करना चाहते हैं ठीक है जी, एक्नॉलेजमेंट हाँ जी, एक्नॉलेजमेंट में बात के लिए आप जिसको भी एक्नॉलेज करना चाहते हैं वेदर योर स्टाफ मेंबर्स, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स और आप उनको कर सकते हैं जिन-जिन ने आपकी इस प्रोजेक्ट में हेल्प की। नेक्स्ट आपका टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, टेबल ऑफ कंटेंट काइंडली इसको आप जब कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ को वर्ड में तो ये आपके पास उस तरह नहीं आएगा ओरिजिनल फॉर्मेटिंग में, इसको खुद ओरिजिनल फॉर्मेटिंग में करें। या तो आप वर्ड के अंदर टेबल्स बने हुए होते हैं वो फॉर्मेट ले लें या फिर आप सिंपली अगर वर्ड फाइल पर जाएँ तो इंसर्ट में आपके पास टेबल्स की ऑप्शन आ रही होती है। सो आप यहाँ पर टेबल्स ले लें, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है और उसके अंदर अपने लिखें। बाद में आप उसकी रिमूव कर दें, नो बॉर्डर कर देंगे तो वो खुद ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है? तो आपने कंटेंट वही यहाँ पर डालना है जो आपने बताया हुआ है। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं मेंशन की हुई और इस तरह इस ऑर्डर में नहीं मेंशन की हुई हैं, सो फिर आप उसको यहाँ से रिमूव कर दें। लिस्ट ऑफ टेबल्स में जब आप टेबल्स बना लेंगे अपने मेथड सेक्शन और रिजल्ट सेक्शन के अंदर, तो आपने यहाँ पर सिंपली बस टेबल का नंबर और उसका टाइटल मेंशन करना है। अगर वो थर्ड चैप्टर के अंदर था, तो 3.1 दे दिया उसका मैंने टाइटल लिख दिया कि वो किस चीज़ का टेबल है और वो किस पेज नंबर पर होगा।
लिस्ट ऑफ फिगर्स में अगर आपने उसके अंदर कोई डायग्राम बनाई थी, कोई मॉडल बनाया था, तो फिर आप उसको फिगर को भी नाम देंगे कि ये किस चीज़ का है। जैसे कुछ लोगों ने लिखा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ दिस एंड दिस वेरिएबल, सो आप उसका टाइटल लिखेंगे और वही फिगर्स एंटर करेंगे जो आपकी स्टडी का पार्ट थी, जो नहीं थी वो आप यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस में जो-जो अपेंडिसेस आपने एंटर किए हैं परमिशन बाय ऑथर्स, और तो वो आप क्या करेंगे कि जो परमिशन आपने ऑथर से ली है, उसको आप अपनी ई से डाउनलोड कर लें पीडीएफ फॉर्मेट में, और वो आपके पास एक यहाँ पेस्ट करना है, अटैच करना है। तो परमिशन बाय ऑथर्स, और अगर आपने, क्योंकि ये डेटा आपने ऑनलाइन कलेक्ट किया है, सो आपको कंसर्न्ड अथॉरिटी से ज़रूरत नहीं पड़ी, कन्फर्म अपना लगाएँ और वो डिटेल होगा, जो कंसेंट का आपको शेयर किया गया है, आपके डाउनलोड सेक्शन में भी अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करें काइंडली। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट को नेक्स्ट पेज पर अलहदा पर अपेंडिसेस में अच्छे से अरेंज करें। का पहला स्केल है वो बताएं, पूरा पेस्ट करें और सही से उसको टेबल में करके उसके आगे उसका लिकर्ट स्केल डिफाइन करके लिखें। एब्स्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा एरर्स आप लोगों ने किया। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली होती है समरी ऑफ योर रिसर्च। तो आप उसमें पहले अपना टॉपिक बताएँ ब्रीफली कि आपने क्या किया था, उसके बाद आप अपना हाइपोथेसिस, मेन हाइपोथेसिस बता दें, अपना सैंपल बता दें कि आपने कितना लिया। लेट्स सपोज़ ब्रीफली कि 230 पार्टिसिपेंट्स लिए, एम्प्लॉइज़ लिए, मेल फीमेल थे, और इसके अलावा मैं कहती हूँ कि ओके, इसमें जो था नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस सैंपलिंग टेक्निक यूज़ की गई, और इसके अलावा ये मेयर्स का आप सिर्फ नाम बताएँगे। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन शीट यूज़ की गई, सेल्फ एस्टीम रोज़नबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल, उसमें आप ब्रैकेट में ऑथर का नाम और ईयर बता दें। तो आपने सिंपली यूँ बताना है, और फिर आपकी फाइनल उसमें रिजल्ट्स आ जाएँगे। एनालिसिस बताएँ कि कोरिलेशन वाज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और रिजल्ट रिवील्ड अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज़ एंड दीज़ वेरिएबल। तो ये एक समरी होती है। अगली फॉर्मेटिंग भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं, जो आप लोगों ने चैप्टर 1, ये मेरा ख़्याल है कि इसकी नंबरिंग यहाँ पर आपको बताई हुई है। सो कोई इसको 1 दूसरे वाला 1 लिख रहा है, सो जिस तरह जिस ऑर्डर में बताया होता है और जिस तरह हेडिंग का सीक्वेंस बताए थे, काइंडली उसको फ़ॉलो किया करें। जो चीज़ लेफ्ट पर है वो लेफ्ट पर रहेगी, जो चीज़ सेंटर में है वो सेंटर में रहेगी। सो यू आर साइकोलॉजिस्ट, आप एपीए को फ़ॉलो करते हैं, सो एपीए की फॉर्मेटिंग को काइंडली फ़ॉलो करें। थोड़ा-सा बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट बताएँ और अपने वेरिएबल्स को बारी-बारी डिफाइन करें, और ये डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट इनफ होनी चाहिए। बिल्कुल 2-2 लाइन्स में उसकी डेफिनिशन ना हो। चैप्टर 2 में आपका, और ये ऑर्डर काइंडली फॉलो करें। किसी ने हाइपोथेसिस इंट्रोडक्शन में लिखे हुए हैं, किसी ने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मेथड सेक्शन में जाकर दिया हुआ है, किसी ने कुछ कहीं भी अपनी मर्ज़ी से डाला हुआ है। सो मेरा ख़्याल है कि फॉर्मेट बनाने का आप लोग के लिए एफ़र्ट करने का फिर फ़ायदा नहीं है, अनलेस आप लोगों ने उसको फ़ॉलो नहीं करना। तो हमें एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है फिर। आप जहाँ से चाहें जो मर्ज़ी फ़ॉलो करें, फिर हम उस पर 0 मार्क्स कर दें। तो फॉर्मेट आपको इसलिए दिया जाता है, इस पर एफ़र्ट इसलिए की जाती है कि आप काइंडली इसको फ़ॉलो करें। लिटरेचर रिव्यू में आपने पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट डाउन फाइंडिंग ऑफ प्रीवियस रिसर्चेस। पहले आप पूरा लिटरेचर बताएँगे, देन ये हेडिंग आएगी रैशनल की। ठीक है? जितनी भी प्रीवियस रिसर्चेस आपकी रिसर्च के एरिया में हुई हैं, उन पर लिमिट रहें, और रिसर्चेस नहीं। लेट्स सपोज़ रिसर्च आप स्टूडेंट पर कर रहे हैं, लिख आप टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं, टीचर्स की बातें कर रहे हैं कि टीचर्स की सेल्फ एफिकेसी हाई होनी चाहिए, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। जो आपका टॉपिक है उसी पर स्ट्रिक्ट रहें और उन वेरिएबल्स के बात करें। ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस मुझे बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऑलरेडी फाइनलाइज़ हो चुके थे आपकी पीपीटी की फ़ाइल में। सो काइंडली, अगर किसी की खराब सिनॉप्सिस फ़ाइल बनी हुई थी, प्रीवियस वाली जो एरर्स के साथ थी, तो उसको मज़ीद फ़ॉलो ना करें। उस पर ही बार-बार आप उसको वैसे ही ना मुझे सबमिट कराते जाएँ, अदरवाइज़ इट विल लीड टू 0 मार्क्स। क्योंकि अब मज़ीद आप लोगों की ये सेम जो बिहेवियर्स हैं, वो टॉलरेट नहीं होंगे। सो काइंडली थोड़ा-सा आप प्रैक्टिकली, प्रोफ़ेशनली उसको चीज़ों को लेकर चला करें। ऑब्जेक्टिव्स आपके जैसे आपकी स्टडी में डिसाइड थे, आपने डिफेंस में सपोर्ट किया, उनसे एडिशनल आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस वो आपने मेरे साथ डिस्कस नहीं किए हुए तो। हाइपोथेसिस भी आपके वही रहेंगे, इसी तरह चैप्टर 3 नेक्स्ट बनेगा, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट लें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, पेजेस वर्ड के जा रहे हैं, आपका उसमें कुछ भी नहीं जा रहा, तो एक ही पेज पे सब कुछ लिख देने की बजाय उसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट लें।
मेथड सेक्शन बताएँ और अब आप जब रिसर्च कर चुके हुए हैं, सिनॉप्सिस आपका हो चुका हुआ है, सो अब आपकी चीज़ें पास्ट में चलेंगी। आप डेटा कलेक्शन कर ली हुई है आपने, अब आपका सारा काम पास्ट में है। तो इसको काइंडली वो विल यूज़ करने के बजाय वाज़ यूज़ करें, अपने नेचर ऑफ रिसर्च बताएँ, रिसर्च डिज़ाइन बताएँ सही से, रिसर्च स्ट्रैटेजी बताएँ, कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज़ की, पर्पज़िव की। अगेन आप लोगों ने कुछ लोगों ने ऐसे किया हुआ है कि आपकी रिसर्च स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी, आपने अपनी डिफेंस में भी या किसी को सजेशंस मिले, फिर आप लोगों ने कुछ ने यहाँ पर आकर रैंडम सैंपलिंग लिखा हुआ है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग लिखा हुआ है, आई डोंट नो, हमें समझाना नहीं आता या आप लोग को समझ नहीं आ रही, व्हाट्स दैट? खैर एनीवे इस चीज़ों को फॉलो कर लें, मैं बार-बार इस पर नहीं बात करूँगी, ये लास्ट टाइम ही इस पर डिस्कशन होगी, सो अगेन नहीं होगी। फिर आपको उस पर जो है मार्किंग हो। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा सैंपल, आपने सैंपल का साइज़ बताना है, कितना सैंपल लिया, उसमें एज उनकी जेंडर क्या थी, एज कितनी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सिर्फ सिंपली ये लाइन नहीं लिख देनी, ये आपको बस एक सैंपल के तौर पर बताया कि इस तरह आप स्टेट कर देते हैं। अपने सैंपल की एज रेंज बताएँ, वो कौन-सा सैंपल था, एम्प्लॉइज़ थे तो कहाँ के एम्प्लॉइज़ थे, आईटी एम्प्लॉइज़ थे, टीचिंग सेक्टर से बिलॉन्ग करते थे। सो जितनी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेट किया हुआ था वो बताएँ। नेक्स्ट इसी लेसन के अंदर इसी चैप्टर के अंदर सॉरी आपका टेबल जो बनेगा 3.1 व्हिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी परसेंटेज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके पास यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टडी एंड मतलब ये है कि आपका सैंपल साइज नंबर ऑफ सैंपल साइज आपका तो वो आपने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग बताना है। यहाँ पर 100 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 100 लिख दें। अगर किसी का 70 है, अगर किसी का 120 है, वो आप लिखेंगे। सो टेबल इसी तरह बनाना है, टेबल कोई मुश्किल काम नहीं, आप सिंपली वर्ड से 4 कॉलम्स लें और उनके अंदर आप ये लिखें और उसके बाद आप सिर्फ़ उसका बॉटम बॉर्डर रहने दें, टॉप बॉर्डर रहने दें, बाकी बॉर्डर इनसाइड बॉर्डर रिमूव कर दें। सो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब ये कैसे कैलकुलेट हमने करना है, कैसे हम इनकी असेस करेंगे? जो आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे, जैसे जेंडर है मेल और फीमेल, क्वालिफिकेशन में मैंने इंटरमीडिएट और पार्ट 1, पार्ट 2 पूछ लिया, फैमिली सिस्टम में जॉइन निकले तो आप उनकी सिर्फ़ फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज रिपोर्ट करेंगे। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आप उन वेरिएबल्स की रिपोर्ट करेंगे जिनमें आपने कैटेगरीज़ नहीं दी थी। जैसे कि ऐज है, तो ऐज का मीन ऐज मैं बता रही हूँ। तो अब आपने इस टेबल को पहले हम देखते हैं कि हमने इस टेबल को कैसे बनाना है और इसके लिए वैल्यूज़ कहाँ से आएँगी। आपके पास आपकी डेटा शीट ओपन है, एनालाइज़ में जाएँ, डिस्क्रिप्टिव में जाएँ, फ्रीक्वेंसी में जाएँ। ये आपने पहले क्योंकि यहाँ पर इनिशियल चेक किया था तो उसने यहाँ पर आपको किया हुआ था, आप रीसेट कर दें। अब जिन-जिन वेरिएबल्स का आपने चेक करना है, ऐज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, फैमिली सिस्टम, मैरिटल स्टेटस सो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, लेट्स सपोज़ आपके इतने ही डेमोग्राफिक्स है, तो आप स्टैटिस्टिक्स में जाएँगे। यहाँ पर उनके मीन, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम सेलेक्ट कर लें, कंटिन्यू करें, ओके करें। तो अब यहाँ पर आपको ये एक ओवरऑल टेबल में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ रहा है। आपको यहाँ भी अगेन पता चल रहा है कि आपके डेटा में मिसिंग कुछ नहीं है। टोटल डेटा ये है। ऐज की हम मीन ही रिपोर्ट करेंगे क्योंकि ऐज की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ऐज की मीन होता है। सो मीन ऐज कितनी है आपके डेटा में 30.77 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8.21 है और वो आप अपने टेबल में यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, ऐज का कॉलम बनाएँगे। यहाँ पर क्योंकि इससे 3 वेरिएबल्स एक सैंपल के तौर पर दिए हुए हैं, आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ज़्यादा हैं। सो जिनकी फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट करनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट करें। मिनिमम मैक्सिमम उसने बता दिया इतना-इतना था। तो अब ऐज क्योंकि हमने ऐज का मेन स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट कर दिया, तो अब ड्रॉप डाउन करें, तो आपके पास जेंडर आ गया। जेंडर का अब क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज रिपोर्ट करनी है, लाइक कितने परसेंट मेल थे, कितने परसेंट फीमेल थी। सो मेरे डेटा में उसने कहा कि 138 फीमेल थी और 97 मेल थे। सो मैंने इनकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नोट कर लूँगी और इनकी परसेंटेज नोट कर लूँगी और वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। ये फ्रीक्वेंसी होगी, ब्रैकेट में उसकी परसेंटेज हो जाएगी। इसी तरह क्वालिफ़िकेशन की जितनी कैटेगरीज़ मेरे पास आ रही हैं, ग्रेजुएशन सिर्फ़ आ रहा है, मास्टर्स और एमफिल आ रहा है और उनकी मैं रिपोर्ट कर दूँगी। फैमिली सिस्टम, मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड इतने परसेंट थे, मैरिड इतने परसेंट थे, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अनएम्प्लॉयड कितने थे और एम्प्लॉयड कितने थे। ठीक हो गया? या आपने पहला टेबल आपका रेडी हो जाएगा। एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डिवीज़न, एम का मतलब है मीन, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज के सिंबल ऑलरेडी आपको फ़ैमिलियर हैं। सो आपने नीचे वो भी डिफाइन करना है।
नेक्स्ट इस टेबल को बनाने के बाद आपके असेसमेंट मेजर की डिटेल्स आएँगी और असेसमेंट मेजर में जो डेमोग्राफिक आपने पूछे थे अपने, वो यहाँ पर मेंशन करें कि पार्टिसिपेंट की एज पूछी, जेंडर पूछा, नेचर ऑफ जॉब जो भी आपने पूछा था और उनका स्केल 1 मेंशन करें, स्केल 1 की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दें। सिर्फ ऑथर का नेम लिख देना या ये लिख देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कंप्लीट लिखें कि स्केल 1 का यहाँ पर नाम लिखने के बाद आप बताएँ कि ये स्केल यूज़ किया गया था और किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया गया था, डेवलप्ड बाय दिस एंड दिस, इसमें नंबर ऑफ आइटम टोटल कितनी है, इसका लिखित पॉइंट से 5 है जिसमें 1 इज़ इक्वल स्ट्रांगली एग्री है, 5 इज़ इक्वल स्ट्रांगली डिसएग्री है और ऑथर ने उसकी जो रिलायबिलिटी बताई थी, वो ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी पीपीटीज़ के अंदर लिखी हुई है। सो एज़ सच कोई इतना मुश्किल काम नहीं उसको वहाँ से यहाँ पर रिपोर्ट करना। जितने भी स्किल्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन दें, फिर प्रोसीजर आपका सारा पास्ट में चलेगा कि आपने कैसे किया इनिशियली। आपने एक गूगल फॉर्म बनाया और जिन लोगों ने ये लिखा हुआ है ना कि उन्होंने क्वेश्चनेयर अडैप्ट किए, गूगल से लिए, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दें, आपने कुछ भी अडैप्ट नहीं किया, सिवाय एक स्टूडेंट के, बाकी किसी की भी अडैप्टेशन नहीं थी। सो आपने लिखना है कि इनिशियली आपने ऑथर से परमिशन ली और फिर गूगल फॉर्म बनाया स्किल्स पर बेस्ड करके और आपने जो है फिर पार्टिसिपेंट्स को वो सर्कुलेट किया। हाउ यू सर्कुलेटेड दैट? वाया आपने उसको ईमेल किया और या उसका लिंक सेंड कर दिया। फिर पार्टिसिपेंट ने उसको रिस्पॉन्स किया। एवरेज टाइम तो आपको उसमें नहीं पता चलता गूगल फॉर्म में कि उसने पार्टिसिपेंट ने कितना एवरेज टाइम लिया, लेकिन आप बताएँगे कि कितना सैंपल आपने लिया और कितना डेटा आपने कलेक्ट किया फॉर योर स्टडी। देन एथिकल कंसिडरेशंस बताएँ कि आपने पार्टिसिपेंट की एनोनिमिटी मेंटेन रखी, आपने उनकी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखी, उनको उनके राइट्स के बारे में बताया गया था, उनके कंसेंट के साथ डेटा कलेक्ट किया गया था। तो ये सारी एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं। और आपने चूँकि इन पर्सन अगर नहीं कलेक्ट किया तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर आपने पार्टिसिपेंट को ब्रीफ नहीं किया क्वेश्चनेयर के बारे में, ना आपने उनको समझाया। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो रिजल्ट सेक्शन है। रिजल्ट में आपने सबसे पहले जो आपके स्केल्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्टिव्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करनी है। लाइक आपके जो वेरिएबल्स हैं, तो मेक श्योर आप अपने वेरिएबल्स यहाँ पर नाम लिखें। 1 है या 2 वेरिएबल्स हैं, आप उनकी यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दें। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। आप एनालाइज़ में जाएँगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएँगे, फ्रीक्वेंसी में जाएँगे, इसको रीसेट कर दें। अब आपने स्केल की क्योंकि लेनी है, डिस्क्रिप्टिव्स अपने वेरिएबल्स के, सो आप वेरिएबल्स का टोटल लेंगे। इसमें फ़ियर ऑफ डेथ ले लेती हूँ, इसके अलावा एंग्ज़ायटी ले लेती हूँ। सो ये मेरे वेरिएबल्स थे स्टडी के। मैंने स्टैटिस्टिक्स में मुझे इनमें क्या-क्या चाहिए, उनका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ पर उनका मीन सेलेक्ट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन सेलेक्ट कर ली, मिनिमम और मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया और ये 4 चीज़ें मुझे चाहिए, कंटिन्यू किया, ओके किया। तो मेरा फर्स्ट टेबल मुझे बता रहा है हर वेरिएबल का, जैसे फ़ियर ऑफ डेथ है, उसका मीन ये है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, मिनिमम 28 है, मैक्सिमम स्कोर उस पे 117 है। रिजेक्शन सेंसिटिविटी का स्केल का मैंने बता दिया, एंग्ज़ायटी का बता दिया। तो इस तरह आपका नेक्स्ट टेबल 2 जो है या चैप्टर 4 का आपका टेबल 1 4.1 बन जाएगा। सैंपल साइज़ आपने सही से बता देना है। फिर अब साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हमने अपना स्केल जो यूज़ किए थे, क्योंकि हमने इंटरनेशनल ऑथर्स के ऑलरेडी एस्टैब्लिश, ऑलरेडी डेवलप स्केल यूज़ किए थे और ऑथर क्लेम करते हैं कि वो रिलायबल है। तो आया हमारे कल्चर में या हमारे सैंपल पर वो रिलायबल था, स्केल के नहीं था, तो आपने रिलायबिलिटी असेस करनी है। रिलायबिलिटी आइटम की बेस पर होगी, यहाँ पर आपने उसका टोटल स्कोर नहीं लेना। स्केल का जो आपने टोटल स्कोर किया हुआ पार्टिसिपेंट्स का वो नहीं लेना, बल्कि आप आइटम्स लेंगे। अब वो कैसे लेंगे? एनालाइज़ में जाएँ, स्केल में जाएँ, रिलायबिलिटी एनालिसिस में जाएँ और यहाँ पर आपके पास आपकी सारी आइटम्स आ रही होंगी हर स्केल की। वन बाय वन आपने हर स्केल की करनी है, डिस्प्ले वेरिएबल नेम कर लें तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। एंग्ज़ायटी का पहले आप सेलेक्ट कर लें, इसको शिफ्ट करके भी कर लेंगे तो हो जाएगा। सो ये मैंने कहा कि अब मेरे पास पहले मैं एंग्ज़ायटी की चेक करूँगी, रिलायबिलिटी एंग्ज़ायटी का स्केल रिलायबल था कि नहीं था। सो मैंने ओके किया।
तो मेरे पास यहाँ पर लास्ट पर उसने बता दिया कि क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी उसकी 0.89 है और नंबर ऑफ आइटम्स 10 थी। तो येस मेरे स्केल में 10 आइटम्स थी और रिलायबिलिटी अच्छी आई है। रिलायबिलिटी की रेंजेस आपने देख लेनी है। 5 से बिलो होगी तो वो पुअर होगी, माइनस में आप इसको माइनस में भी एरर आ जाएगा और 1 से ये 1 के दरमियान 1 के करीब जितनी होगी उतनी अच्छी रिलायबिलिटी है। सो ये 0.89 है मतलब 1 के आस-पास ही है। तो अच्छी रिलायबिलिटी कंसीडर की जा रही है। इसी तरह बारी-बारी आपने अपने सारे स्किल्स की रिलायबिलिटीज़ देख लेनी है। 2 स्किल्स हैं या 3 हैं, इसको रीसेट कर दें और उसके बाद आप सेकंड स्किल की अपनी रिलायबिलिटी नोट कर लें। सेकंड स्किल मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो मैंने सारी आइटम्स को एंटर करना है। टोटल स्कोर मैं यहाँ पर नहीं ले रही, मैं सिंपल आइटम्स पर स्कोर ले रही हूँ रैंडम और मैंने इसका नाम दे दिया फियर ऑफ डेथ, जस्ट ऑप्शनल है, ओके किया और उसने मुझे इस स्केल की भी लास्ट पर रिलायबिलिटी बता दी। सो यहाँ पर 0.76 ये भी ठीक है। 6 से अबव एक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी होती है और अच्छी में कंसीडर की जा रही थी। 5 भी एक्सेप्टेबल है लेकिन 5 से बिलो पुअर रिलायबिलिटी होगी। सो आपने अपनी रिलायबिलिटी यहाँ पर असेस कर ली कि मतलब नंबर ऑफ आइटम्स हैं, स्केल 1 में आपकी जितनी नंबर ऑफ आइटम्स थी और उसकी अल्फा रिलायबिलिटी कितनी आई, से 2 डेसिमल्स तक आप उसको रिपोर्ट करें। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मेन एनालिसिस पर। आपके जो भी एनालिसिस हैं उनका आपके पास आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी बहुत अच्छे मिल जाएँगे, लेकिन हम इनका ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं। अब ये हम एनालिसिस अपने रन करेंगे टोटल स्कोर के ऊपर। अब लेट्स सपोज़ पहला एनालिसिस मेरे पास है रिलेशनशिप का। मैं अपने वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखना चाहती हूँ। तो मैं एनालाइज़, कोरिलेट, क्योंकि हमने कहा था हम कोरिलेशन यूज़ करेंगे और बाइवेरिएट में गए। यहाँ पर आपने अपने वेरिएबल्स का टोटल स्कोर सेलेक्ट करना है। लास्ट पर मैं कहती हूँ एंग्ज़ायटी, फ़ियर ऑफ डेथ और मैं रिजेक्शन सेंसिटिविटी के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन ऑलरेडी सेलेक्ट है, टू टेल पर मुझे चाहिए, ओके किया मैंने और उसने यहाँ पर मुझे रेंजेस बता दी। मेरा टेबल आ गया। तो उसने बताया ये स्टेरिक जो आ रहे हैं, स्टार्स जो बने हुए इनको स्टेरिक कहते हैं। स्टेरिक का मतलब है अल्फा लेवल्स आपके डिफाइन कर रहा था जो कि यहाँ पर आपको बताए भी हुए हैं कि इस एक स्टेरिक का मतलब है कि आपका अल्फा लेवल जो है वो 0.05 से लेसन है। 2 स्टेरिक का वहाँ पर जहाँ पर 2 स्टेरिक लगाएँगे उसको आप डिफाइन करेंगे कि आपके वो अल्फा लेवल 0.01 पे एक्सेप्ट हुए और 3 स्टेरिक का मतलब है कि आपके अल्फा लेवल 0.001 पर एक्सेप्ट हुए। अब वो कैसे हमें पता चलेगा? एंग्जायटी का वो यहाँ पर बता रहा है कि फ़ियर ऑफ डेथ के साथ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है क्योंकि हिस्टेरिक्स आ रहे हैं। अगर हिस्टेरिक्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप नहीं आया, हमारा हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हुआ है। तो फ़ियर ऑफ डेथ का यहाँ पर एंग्जायटी के साथ 2 हिस्टेरिक्स आ रहे हैं मतलब अल्फा लेवल, लेकिन आपने अल्फा लेवल यहाँ नीचे से लिख लेना 000 है क्योंकि एसपीएसएस हमें सिर्फ 2 हिस्टेरिक्स देता है। थर्ड हिस्टेरिक हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है, देखना पड़ता है सिग्निफिकेंस टेल से कि थर्ड हिस्टेरिक हम लगाएँगे कि नहीं लगाएँगे और वो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर थर्ड हिस्टेरिक लगना है, वो हमारा अल्फा लेवल हमें डिसाइड करके बताएगा। सो आपका अल्फा लेवल 0.001 से बिलो है, सो इसका मतलब है कि आपके यहाँ पर 3 हिस्टेरिक लगेंगे। एंग्जायटी का उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आया है। सो इस तरह आपने अपने सारे वेरिएबल्स का देख लेना है कि आया आपस में वो रिलेटेड हैं कि नहीं। हो सकता है कोई एक वेरिएबल रिलेटेड ना हो, लेकिन बाकी वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप हो। लेकिन मेरी यहाँ पर स्टडी बता रही है कि एंग्जायटी का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था और उसका रिजेक्शन सेंसिटिविटी के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आया, कोरिलेशन सिग्निफिकेंट आई है। माइनस और प्लस में हो सकती है। माइनस का साइन अगर यहाँ पर आता है तो इसका मतलब है इनका इनवर्स रिलेशनशिप आ गया कि एंग्जायटी बढ़ रही है तो फियर ऑफ डेथ कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब है एंग्जायटी बढ़ रही है तो फियर ऑफ डेथ भी बढ़ रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया कि एंग्जायटी बढ़ रही है तो रिजेक्शन सेंसिटिविटी भी
इम्प्रूव हो रही है। पहले मैंने एक वेरिएबल का बाकी दोनों के साथ रिलेशनशिप देख लिया, फिर मैंने अपने दूसरे वेरिएबल का देखा। फ़ियर ऑफ डेथ का अब उसके साथ एंग्ज़ायटी के साथ तो उसने मुझे ऑटोमैटिकली पहले ही बता दिया था। अब फ़ियर ऑफ डेथ का रिजेक्शन सेंसिटिविटी के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आया। सो अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर बताना है, अपने वेरिएबल्स लिस्ट डाउन करें 1 2 3, वो जिस ऑर्डर में यहाँ पर आपने एंटर किए होंगे, उसी ऑर्डर में आपके होंगे। तो कोशिश करें यहाँ पर एंटर करते वक़्त आप ऑर्डर सही रखें जो आपके वेरिएबल्स का ऑर्डर था टाइटल के अंदर, क्योंकि आप उसी तरह देखना चाह रहे हैं। सो आप उनका रिलेशनशिप वैसे ही उसी ऑर्डर में डिफाइन करें। यहाँ पर उनको नंबरिंग दे दें और यहाँ पर भी उनको नंबरिंग दे देंगे और हम सिर्फ़ ये वैल्यू रिपोर्ट करेंगे। एंग्ज़ायटी के साथ डेफ़िनेटली नहीं होगी, सो इसलिए यहाँ पर 1 आ रहा है जिसके लिए हमने यहाँ पर ये डैश यूज़ कर लिया, यानी होप की होप के साथ नहीं हो सकती। होप की ऑप्टिमिज़्म के साथ क्या रिलेशनशिप आया है, ये हमने कोरिलेशन की वैल्यू लिख दी और उसके अलावा उसके सिग्निफिकेंस लेवल भी हमने बता दिया कि क्या था। फिर इसके अलावा उसके थर्ड वेरिएबल अगर आपका है, 4 वेरिएबल हैं तो वो उतना ही चलता जाएगा, उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी वो साथ ही आप सेलेक्ट कर लें। जब आप कोरिलेशन चेक कर रहे थे लाइक एनालाइज़, कोरिलेट, बाइवेरिएट, सो यहाँ पर ऑप्शंस में जाकर आप उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्लिक कर दें, कंटिन्यू ओके करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ रहा है आपके वेरिएबल्स का। तो इस तरह आपने अपने रिलेशनशिप्स को असेस करना है कि आया आपके वेरिएबल्स में रिलेशनशिप आया है, नहीं आया है और वो किस तरह आया है, पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, स्ट्रॉन्ग आया है, वीक रिलेशनशिप आया है। जैसे 0.05 पर बस हमें एक मार्जिनल रिलेशनशिप होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन 0.01 से लेस देन आ गया और या 0.001 से 3 आ गई या 2 स्टार आ गई, इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देन आपने टेबल में उसको इंसर्ट करने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शंस बतानी है कि क्या था, कि जैसे रिजल्ट ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स 3.3 आप अपनी इस टेबल का रेफरेंस देंगे कि इस टेबल के अकॉर्डिंग, या 4.3 जो भी इसका नंबर है, रिवील दैट सिग्निफिकेंट देयर वाज पॉजिटिव। सिग्निफिकेंट की टर्म ना भी यूज करें, आप डायरेक्शन बता सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन होप, ऑप्टिमिज्म एंड एकेडमिक अचीवमेंट। और ऐसा भी हो सकता है इनके दरमियान सिग्निफिकेंट ना आया हो, किसी दो के दरमियान सिग्निफिकेंट आया हो और किसी दो के दरमियान ना आया हो। सो अब क्योंकि ये तीनों सिग्निफिकेंट थे तो तीनों का बता दिया आपका, जिसके साथ पॉजिटिव आया, जिसके साथ नेगेटिव आया, जिसके साथ सिग्निफिकेंट आया, जिसके साथ सिग्निफिकेंट नहीं आया, उनको बताएंगे। नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट्स ने टी टेस्ट पे यूज करना था। सो अब हम बात कर लेते हैं टी टेस्ट पर, कि हम टी टेस्ट यूज करते हैं डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। सो आपने जब डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करना है, लाइक जेंडर डिफरेंसेस एक्सप्लोर करने हैं, फैमिली सिस्टम में डिफरेंस एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन में जाएंगे और यहाँ पर हमने अपना जो है एनालिसिस सेलेक्ट करना है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आपने यूज किया और अब आप पहले वेरिएबल्स में वेरिएबल बताएंगे कि किन वेरिएबल्स के दरमियान देखना चाह रहे हैं आप डिफरेंस, लाइक अपने जो मेन वेरिएबल्स हैं स्टडी के। एंग्जायटी में देखना चाह रही हूँ, मैं फियर ऑफ डेथ में देखना चाह रही हूँ और मैं रिजेक्शन सेंसिटिविटी में जेंडर डिफरेंस एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ। सो अब जेंडर मैं कहाँ से सेलेक्ट करूंगी, मैं टॉप पर गई, जेंडर यहाँ पर आएगा क्योंकि ग्रुपिंग वेरिएबल ना, ज़ाहिर है हम जब टी टेस्ट लगा रहे हैं तो हम अज्यूम करें कि हमारा एक वेरिएबल कैटेगोरिकल है और बाकी वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है। तो जो टेस्ट वेरिएबल है जिनमें आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं वो आप टेस्ट वेरिएबल में डालेंगे और जिसका डिफरेंस देखना चाह रहे हैं जेंडर, वो आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप उसको डिफाइन करेंगे 0 और 1 जो कोडिंग आपने दी थी। कंटिन्यू किया, ऑप्शंस में मुझे कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके किया मैंने सिंपली। सो ये मेरे पास टी टेस्ट का टेबल आ गया। सो अब हमने देखना है कि हमने वैल्यूज़ को कैसे नोट करना है कि आया टी टेस्ट जेंडर डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट आए हैं कि नहीं आए हैं। इनका मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन और नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा टॉप वाले टेबल में से ही। एंग्जायटी पर फीमेल कितनी थी, 138 थी और 97 वो हमारा टोटल सैंपल था। एंग्जायटी पर मीन फीमेल का कितना था, मेल का कितना था, इसी तरह फियर ऑफ डेथ पर फीमेल का स्कोर कितना, मीन कितना था, स्टैंडर्ड डिवीजन कितनी थी, वो हमें यहाँ से जो वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं अपने नेक्स्ट टेबल के लिए वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमने एक टेबल बनाया, वेरिएबल्स आपने लिस्ट डाउन करिए जिन वेरिएबल्स में आप जेंडर डिफरेंसेस एक्सप्लोर करना चाहते थे। सो आपने बताया कि मेन कितना था, नंबर ऑफ सैंपल आप बताएँगे कि 50 थे या 180 थे, वुमेन कितनी थी
उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बारी-बारी पर रिपोर्ट करेंगे। अब ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से आएँगी? ये वाला जो मेन टी टेस्ट का एनालिसिस है, टी वैल्यू चाहिए, पी वैल्यू चाहिए, हमें लोअर लिमिट, अपर लिमिट चाहिए और कोहेरेंस डी चाहिए, सो वो हमें यहाँ से मिलेगा। मेन टेस्ट हमारा ये है, अब टी टेस्ट का ये टेबल है, जहाँ पर हमने देखना है कि आया रिजल्ट सिग्निफिकेंट आए हैं कि नहीं आए हैं। यहाँ पर आप देखें 2 तरह की रोज़ आपको शो हो रही हैं हर वेरिएबल के अगेंस्ट। इक्वल वेरिएंसेस अज़्यूम, इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज़्यूम। टी टेस्ट की असम्पशन्स आपने पढ़ी होंगी, स्टार्स का कोर्स आपने पढ़ा है, तो आपको टीस का आइडिया होगा। सो इक्वल हम अज़्यूम करते हैं कि हमारे टी टेस्ट की असम्पशन एक ये भी है कि हमारे वेरिएंसेस इक्वली अज़्यूम होते हैं। अब वो असम्पशन कैसे फुलफिल होगी, आया वो असम्पशन फुलफिल हुई है कि नहीं हुई, वो हमें लेवेंस टेस्ट से पता चलता है। लेवेंस टेस्ट फॉर इक्वालिटी वेरिएंस हमें बताता है कि इक्वल वेरिएंसेस अज़्यूम थे कि नहीं थे। टी टेस्ट की पहली असम्पशन जो कि हमारी मेन असम्पशन वो फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है। सो आपकी लेवेंस टेस्ट की सिग्निफिकेंट जो है ये 0.5 0.05 0.05, क्योंकि हमारा अल्फा लेवल सिग्निफिकेंट अल्फा लेवल होता है 0.05 या उससे कम। जो कि हमने कोरिलेशन में भी देखा था 0.05 से लेस देन होगा या 0.05 होगा, तो वहां पर हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। लेकिन लेविन्स टेस्ट जो है 0.05 से ग्रेटर होगा तो हम कहेंगे कि इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम है। यहाँ पर हमने देखा कि लेविन्स टेस्ट की वैल्यूज जो थी वो 0.05 से ग्रेटर थी, ये भी ग्रेटर थी, ये भी ग्रेटर थी और ये ग्रेटर थी। इसका मतलब है इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड हैं। अब हम इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड के अगेंस्ट वाली रो में ही जो वैल्यूज हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। अगर ये 0.05 से लेस देन होती है, 0.04 हो जाती है, 0.03 हो जाती है, तो फिर हम इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम वाली वैल्यूज को रिपोर्ट करेंगे। सो अब क्योंकि हमारे इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड हो गए हैं, वैल्यूज हमारी 0.05 से अबव हैं, तो अब हमने ये जो वैल्यूज रिपोर्ट करने हैं ये हम अपने इस कॉलम की रिपोर्ट करेंगे इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम की। पहले आपका जो वेरिएबल है उसकी टी वैल्यू रिपोर्ट करें। यहाँ पर टी आपने जो ये लिखना है, ये टी कहाँ से आएगा, ये उसके अगेंस्ट ही टी वैल्यू दी हुई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उसकी बताई हुई है। सिग्निफिकेंस टू टेल से आपको पता चलेगा कि आया वो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आए हैं कि नहीं आए हैं। सो सिग्निफिकेंस का लेवल मैंने पहले भी कोरिलेशन में भी बताया है कि सिग्निफिकेंस की वैल्यू क्या है कि 0.05 से लेस देन होने चाहिए। अल्फा 0.05 लेस देन होना चाहिए। सो ये सिग्निफिकेंट टोटल मतलब अल्फा लेवल है। तो ये अल्फा लेवल 0.5 से लेस देन नहीं है। इसका मतलब एंग्जायटी में सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस नहीं आए, दोनों पॉपुलेशन ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया। इसी तरह फियर ऑफ डेथ में ये अल्फा लेवल 0.05 से कम है और ये है। सो इसका मतलब है कि फियर ऑफ डेथ में सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस आए हैं। और इसी तरह रिजेक्शन सेंसिटिविटी में हम देख रहे हैं कि ये भी 0.05 से अबव है, बड़ी है। तो इसका मतलब रिजेक्शन सेंसिटिविटी में भी सिग्निफिकेंट जेंडर, फियर ऑफ डेथ में सिर्फ हमारे सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस आए हैं 0.03, क्योंकि 0.05 से लेस देन थी। तो हम देख लेंगे कि वो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस ग्रुप में आए, लाइक किस ग्रुप का फियर ऑफ डेथ जो था वो हाई था और किस ग्रुप का लो था, तो आपको इनके मीन से पता चल जाएगा। फीमेल आप देखें फियर ऑफ डेथ में फीमेल का जो मीन है वो हाई है एज कम्पेयर टू मेल। फीमेल का मीन 72 है और मेल का मीन 68 है। इसका मतलब है कि फीमेल ने ज्यादा उनको फियर ऑफ डेथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया और मेल का लेवल उसमें कम था, फियर ऑफ डेथ कम था। तो यहाँ पर सिर्फ इसमें सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस आए, बाकी में यहाँ पर नहीं आए। लेकिन हमें मीन से भी अंदाजा हो रहा है कि नहीं आए। जैसे ये भी 14 है, ये भी 14 है, पॉइंट्स में बस डिफरेंस है और ये भी 105 है, 101 है, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है था कि वो सिग्निफिकेंट हो सके। सो हमने ये वैल्यूज रिपोर्ट की, टी और पी हम इसी को कहते हैं, सिग्निफिकेंस टू टेल को ही हम पी लिखते हैं। देन आपने इनकी लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पर आपके सामने ही है। Sorry, it's disconnected.
सो यहाँ से आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट हर वेरिएबल की रिपोर्ट कर देनी है। लास्ट पर आपको जो चाहिए कोहेंस डी, ये आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? कोहेंस डी का ऑनलाइन कैलकुलेटर है, जिससे हम कोहेंस डी कैलकुलेट करते हैं। कोहेंस डी बेसिकली हमें इफेक्ट साइज भी बता रहा होता है आपको, यहाँ पर उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कैलकुलेटर के टॉप पर ही। अब आपने हर ग्रुप का कोहेंस डी, अब जब आपने वेरिएबल्स का कैलकुलेट करना है, जो यहाँ पर रिपोर्ट करना है, वो कैसे आएगा? यहाँ पर मीन है, एंग्जाइटी पर हम कहते हैं उनका मीन है 14.87। सो मैंने इसको यहाँ पर डबल क्लिक किया, ये एक्टिवेट हो गया। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पहले एक ग्रुप का ही हम मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन लिखेंगे, और मेल के स्टैंडर्ड डिवीजन थी ये, सॉरी फीमेल की। ठीक है, पहले मैंने फीमेल का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पे लिखा, और सैंपल साइज उनका कितना है, सैंपल साइज भी मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि फीमेल का सैंपल साइज 138 था। सो फीमेल का सैंपल साइज मैंने यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया 138। फिर नेक्स्ट मैं ग्रुप टू में मेरे पास मेल है। सो मेल का सैंपल साइज है 97। यहाँ पर उनका सैंपल साइज लिख दिया 97। उनका मीन लिखना है एंग्जाइटी पर मीन। ठीक है, सबसे पहले एंग्जाइटी पर उनका मीन लिखा 14.05। सो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया 14.05। इसी तरह उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन कहाँ से थी, यहाँ पर अवेलेबल थी, सो मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड डिवीजन भी उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन कॉपी की और मैंने वो यहाँ पर पेस्ट कर दी। सो अब ये सारी चीजें पहले मैंने एंग्जाइटी पर कोहेंस डी कैलकुलेट करी और कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया। अब ये कैलकुलेटर कैलकुलेट करके आपको वैल्यू दे देगा, जो कि ये वैल्यू होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, वो वेरी करेगी हर वेरिएबल की, क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन डिटरमिन करेंगे। सो इसी तरह आपने बारी बारी हर वेरिएबल पर मेल फीमेल का मीन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑनलाइन कैलकुलेटर में आपने एंटर करके उनकी कोहेंस डी कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपके मेन एनालिसिस, जो कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट था, जेंडर डिफरेंसेस को देखने के लिए या कोई और डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल टीचर्स में एक्सप्लोर करना था या एम्प्लॉयज में करना था, आपने वो एक्सप्लोर कर लिया। कोरिलेशन भी हमने देख ली कैसे करते हैं। देन अब आपने अपने वेरिएबल्स को, जब आपने इनके रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लिए, टेबल्स बना लिए हैं अकॉर्डिंगली, तो उसके बाद इनके डिस्क्रिप्शन दें, क्या जेंडर डिफरेंसेस आए कि नहीं आए। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट कर देंगे, पी वैल्यू हमारी बता रही है सिर्फ एक में जेंडर डिफरेंसेस आए, यहाँ पर एकेडमिक अचीवमेंट में बाकी किसी में नहीं आए हैं। तो फिर आपने अपने रिजल्ट्स को सपोर्ट करना है डिस्कशन में। आप प्रीवियस फाइंडिंग्स, एग्जिस्टिंग रिसर्चेस जो उस एरिया में हुई थी और जिन्होंने, आप पहले बताएं कि आपका टॉपिक क्या था, और आपने सबसे पहले जो है टेस्ट किया, उनका रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया। तो आपने रन किए, तो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ने किया कि देयर वाज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन होप एंड ऑप्टिमिज्म। सो अब आप कहेंगे कि आपके रिजल्ट्स आर इन लाइन विद द प्रीवियस स्टडीज। अब वो प्रीवियस स्टडीज आपने रिपोर्ट करनी है जिन्होंने सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप रिपोर्ट किया था हर रिसर्च के एब्स्ट्रैक्ट में, या उनके रिजल्ट सेक्शन में आपको पता चल जाता है कि आया उनके भी रिजल्ट इसी तरह आए थे कि नहीं आए थे, सिग्निफिकेंट थे, पॉजिटिव थे कि नहीं थे, नेगेटिव थे या नहीं थे। और फिर अगर आपके रिजल्ट्स ऑपोजिट आ जाते हैं, तो फिर आप लिखेंगे कि कॉन्ट्ररी टू द अदर रिसर्चेस, हमारी रिसर्च में, क्योंकि बाकी रिसर्चेस कहती थी कि होप का एकेडमिक अचीवमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जितनी ज्यादा होप होगी उतनी ज्यादा एकेडमिक अचीवमेंट हाई होगी। लेकिन अगर हमारी स्टडी नेगेटिव रिलेशनशिप देती है, तो फिर हम उसको जस्टिफाई करना होगा कि व्हाई इट इज नेगेटिव। सो वो हम खुद से बातें नहीं करेंगे, किताबी बातें, बल्कि आप उसको जो है प्रॉपर किसी रिसर्च को बेस बनाकर सपोर्ट करेंगे, या किसी थ्योरी को बेस बनाकर सपोर्ट करेंगे, या अपने सैंपल के रेफरेंस से बेस बनाकर सपोर्ट करेंगे
कि हो सकता है कि रिस्पोंडेंट बायस या आपका सैंपल थोड़ा था या जो भी रीज़न था वो विद द लॉजिक्स होने चाहिए। सो आपने जितनी भी उससे रिलेटेड रिसर्चेज़ हैं कोई 10 टू 15 रिसर्चेज़ आप सपोर्ट करें अपने रिजल्ट्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कोट करें। देन फिर आप उनका एक ओवरऑल कंक्लूजन बता देंगे अपनी स्टडी का ब्रीफ सा, स्ट्रेंथ्स बताएँगे, उसमें क्या यूनिक आपने किया और लिमिटेशंस क्या थी। लिमिटेशंस डिफरेंट तरह की हो सकती हैं लाइक पार्टिसिपेंट को एक्सेस करना मुश्किल था, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, टाइम लिमिटेशन थी या पार्टिसिपेंट ने रिलक्टेंट थे जो कि आप ऑनलाइन है तो आपको नहीं पता कि वो रिलक्टेंट थे कि नहीं था। बजट कंस्ट्रेंट अगर किसी रिसर्च को बजट नहीं मिल रहा था और उसकी वजह से उसकी स्टडी फेल होगी। स्कोप ऑफ द स्टडी आपकी नैरो थी, सो आप उसको ब्रॉडर कर सकते हैं या कोई और लिमिटेशन जो आपकी स्टडी से रिलेवेंट होगी आपने वो बतानी होगी और स्ट्रेंथ्स क्या थी वो भी आपने बतानी है। सो इम्प्लीकेशंस फिर आप बताएँगे कि आप फील्ड में ये किस-किस तरह करेंगे, इनके बेसिस पर यूज़ करते हुए जो आप सिग्निफिकेंस में भी कुछ चीज़ें आपने बताई। तो आप उसकी इम्प्लीकेशन बताएँ फील्ड में ये कैसे काम आ सकते हैं, आपकी स्टडी रिजल्ट्स कैसे काम आ सकते हैं और फ्यूचर रिसर्चर्स को भी सजेशंस देने। सजेशन से मतलब फ्यूचर रिसर्चर्स उसमें क्या कर सकते हैं, लाइक जो रिलेशनशिप आपने एक्सप्लोर नहीं किया वो उसको एक्सप्लोर कर लें या आपने क्वांटिटेटिव स्टडी की उसको क्वालिटेटिव कर देखें, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ करें। सो लाइकवाइज़ आपने करना है, देन आपके रेफरेंसेस ये रेफरेंस होता है, एचटीटीपी के लिंक्स अगर सारे के सारे आप लिख देंगे और उसको रेफरेंस क्लेम करेंगे तो दैट्स नॉट रेफरेंस। एचटीटीपी के लिंक्स को भी साइट करने का एक तरीका है, जो कि एपीए ने बताया हुआ है। देन आपके अपेंडिसेस आ जाएँगे, उनको यहाँ पर बारी-बारी पेस्ट करें। सो योर रिपोर्ट इज़ कंप्लीट, योर रिजल्ट्स आर डन। थैंक यू सो मच, आई होप अब आप इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे और जो इतना लंबा एक्सटेंसिव सेशन हुआ इसका कोई मुझे पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज़ इतने ज़्यादा एफर्ट पुट करने का फ़ायदा नहीं होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल और बी विजिलेंट इन योर रिपोर्ट राइटिंग एंड रिजल्ट्स।